एपिसोड 131 फाइटिंग। वो लोग G17 खंडहर के लीडर थे। डे 3 जन अकेडमी के नए स्टूडेंट्स रैंक 5 के वॉरियर्स पर हावी नहीं हो सकते थी, चाहे वे कितने भी पावरफुल क्यों न हो। उनका मानना था कि ऋतिक के लिए गंजे आदमी को मारना एक गलती थी। हमें दो लोगों को डील करना होगा, परी ने अपने बगल में मौजूद ऋतिक से कहा। हाँ, ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके पास अभी भी 7 से 8 मिनट की फ्यूरी बाकी था, जो उसके लिए काफ़ी था। पूरी ताकत लगाकर उसे 2 रैंक 5 के वॉरियर्स को मारने के लिए केवल 7 से 8 मिनट की ज़रूरत थी। इसलिए फिलहाल ऋतिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी बातचीत समाप्त होने के तुरंत बाद दोनों ने सीधे बिल्डिंग की ओर जाना शुरू कर दिया। वो एक काली और सफ़ेद परछाई की तरह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। कहाँ तक भागोगे? हालांकि मिस्ट अभी भी काफ़ी घनी थी, लेकिन इससे रोहित मदान के विजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसे ही रोहित मदान ने आपकी बात पूरी की, उसे अपने सामने एक काली परछाई नजर आई। ऋतिक अपने डार्क एज भाले के साथ वहां पर आ गया था। उसका भाला एक काले अजगर की तरह चल रहा था जो रोहित मदान पर वार कर रहा था। रोहित मदान ने पास पलटवार करने का समय नहीं बचा था, इसलिए वो उस हमले को डॉज करने की कोशिश करने लगा। ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? ऋतिक के वार को डॉज करने की कोशिश करते हुए रोहित मदान ने हैरानी के साथ कहा। क्या उसने कोई एनर्जी पिल खा ली है? सदमे में रहते हुए ही उसे मिस्ट के अंदर अचानक से स्टॉर्स नजर आने लगे, मानो पूरा आसमान उसके ऊपर गिर रहा था। ऋतिक ने जो अपना डार्क एज भाला लहराया था, उसमें से वाइट लाइट निकल रही थी। गोल्ड स्किल, फॉल ऑफ 9th गैलेक्सी। ऋतिक ने चिल्लाते हुए अपनी स्किल को कास्ट किया और एक पावरफुल हमला रोहित मदान की ओर जाने लगा। उस पावरफुल फोर्स के कारण रोहित मदान के चेहरे का रंग बदल गया। जैसे ही उसका शरीर उस हमले से बचना चाहता था, उसे एहसास हुआ कि ऋतिक का हमला उस पर नहीं था। ध्यान से रोहित मदान ने चिल्लाते हुए ऋतिक के पीछे मौजूद वॉरियर से कहा। उस वॉरियर ने सोचा था कि ऋतिक रोहित मदान के खिलाफ पावरफुल स्किल का यूज़ कर रहा था और वो चुपके से उस पर एक घातक हमला करने की फिराक में उसके पीछे खड़ा था। किसने सोचा होगा कि ऋतिक अचानक से अपनी स्किल को कास्ट करते हुए पीछे मुड़ जाएगा और उस पर इस स्किल का यूज़ करेगा। वो उस हमले को रोकने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन स्किल की लाइट की रोशनी ने उसे तुरंत भस्म कर दिया। पेंग, जैसे ही फॉल ऑफ 9th हेवन का हमला उस वॉरियर से टकराया, उसका हथियार तुरंत नष्ट हो गया, जबकि उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में फट गया। डिंग, रैंक 5 का वॉरियर मारा गया। आपने 10 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। वहीं दूसरी तरफ परी के हाथों में मौजूद पतली स्वॉर्ड उन वॉरियर्स पर अंतहीन हमले कर रही थी। उसकी स्वॉर्ड स्किल तेज और सटीक थी, जिससे उन दोनों वॉरियर्स पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। वो दोनों नहीं जानते थे कि परी किस स्किल का यूज़ कर रही थी, जिसने उसकी स्वॉर्ड को ठंडी आभा से कवर कर दिया था। जब भी उसकी स्वॉर्ड उनके हथियारों से टकराती तो उनके हथियारों पर बर्फ की परत जम जाती। उस ठंडी परत ने उनके हाथों को ठंडा कर दिया था और अब उन्हें अपने हथियारों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हमें उसे मारना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दहाड़ने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका मरना निश्चित था। वो अब पीछे नहीं हट सकते थे और इसलिए उन्होंने परी पर हमला करने के लिए अपनी सबसे पावरफुल स्किल को कास्ट किया। लेकिन परी अभी भी शांत थी और उसने तुरंत उन दोनों के हमलों को डोज कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी स्किल्स में इतने टैलेंटेड होंगे, रोहित मदान ने ऋतिक को बेरहमी के साथ देखते हुए कहा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक अपनी स्किल को कास्ट करते समय अचानक से अपना टारगेट उसके साथ को बना लेगा। ऋतिक के उस पावरफुल हमले ने उसके साथी को जान से मारा डाला था। अब तुम्हारी बारी है। ऋतिक ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और रोहित मदान पर जोरदार हमला करते हुए भाले को कसकर पकड़ लिया। डींगे हाँकना बंद करो, तुमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी एनर्जी पिल का इस्तेमाल किया होगा। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे, रोहित मदान ने स्मर्क के साथ ऋतिक से कहा। उसका मानना था कि ऋतिक ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किसी पिल का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने ऋतिक के साथ आमने सामने जाने के बजाय समय में देरी करने का फैसला किया जब तक कि ऋतिक कमज़ोर नहीं हो जाए। रोहित मदान की बात सुनकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। उसने कोई भी एनर्जी पिल नहीं ली थी, लेकिन उसकी फ्यूरी स्किल एक तरह से एनर्जी पिल का ही काम कर रही थी। उसके पास अभी भी 4 मिनट थे और उसे उस समय सीमा के भीतर रोहित मदान को मारना था। बिना किसी देरी के ऋतिक ने तीर की तरह आगे की ओर निशाना साधा। ऋतिक की थोड़ी चिंतित सिचुएशन में देखकर रोहित मदान को भरोसा हो गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। उसका मानना था कि उसे केवल ऋतिक से बचाव करना होगा और ऋतिक को मारने से पहले दवा के प्रभाव के गायब होने का इंतजार करना होगा। ऋतिक ने रोहित मदान की ओर जाते हुए सोना डार्क एज भाला घुमाया। भाला ऋतिक के शरीर के एक पार्ट की तरह था जो लगातार रोहित मदान पर हमला कर रहा था। रोहित मदान ने अपने दांत पीस लिए और ऋतिक को घूर कर देखने लगा जब वो अपना हथियार लहरा रहा था। ऋतिक की स्पीड बहुत तेज थी और जब भी उसने ऋतिक के किसी भी हमले को रोका था तो उसे अपने हाथों में दर्द महसूस हो रहा था। बस एक बार इसकी एनर्जी पिल का असर कम हो जाए, फिर हमला करने की बारी मेरी होगी।
रोहित मदान ने ऋतिक के हमलों को डोज करते हुए मन ही मन कहा। रोहित मदान इस समय केवल ऋतिक के हमलों से बचने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था और हमला करने के बजाय केवल बचाव कर रहा था। ये साफ था कि वो केवल समय बर्बाद करना चाह रहा था। इसे लगता है कि मैंने कोई एनर्जी पिल की है और यह मुझे तब तक रोकना चाहता है जब तक कि पिल का सार कम ना हो जाए। लेकिन एक बार फ्यूरी का असर खत्म होने के बाद वो 10 मिनट के लिए मुझे कमजोर कर देगी। नहीं, मुझे जल्द से जल्द इसे जान से मारना होगा। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर, ऋतिक ने चिल्लाते हुए अपनी स्किल को कास्ट किया और अगले ही पल उसका डार्क एज भाला कई परछाइयों में बदल गया। लेकिन रोहित मदान की रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी। उसने अपनी सेवा का इस्तेमाल किया और ऋतिक के सभी हमलों को डोज कर दिया। अपना हमला विफल जाता देख ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। उसका दुश्मन पूरी तरह से सुरक्षित था और उसे उस पर हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। इसका मतलब यह था कि किसी घातक हमले से निपटने के लिए उसकी कमियां ढूंढने में उसे ज्यादा कठिनाई हो रही थी। रोहित मदान का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। वो ऋतिक की चिंता को समझ सकता था। लगता है मैंने सही सोचा था, थोड़ा टाइम और उसके बाद ऋतिक की पावर खत्म हो जाएगी। जाकर मरो, कहते हुए ऋतिक ने एक और जोरदार हमला रोहित मदान की ओर कास्ट कर दिया। अगले ही पल उसके डार्क एज भाले की नोक से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। ये किसी काम का नहीं, रोहित मदान ने चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा और थोड़ा फोर्स लगाकर अपने हथियार से उस हमले को रोक दिया। लेकिन एक अजीब बात घटी थी। जब उनके हथियार आपस में टकराए थे तो ऋतिक के भाले की आग अचानक से उसकी हथेलियों पर फैल गई थी। यह क्या हो रहा है? जब रोहित मदान ने अपने हाथ पर आग की लपटों को देखा तो शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका हाथ वास्तव में आग की लपटों से काला पड़ गया था। रोहित मदान का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। वो ऋतिक की चिंता को समझ सकता था। लगता है मैंने सही सोचा था, थोड़ा टाइम और उसके बाद ऋतिक की पावर खत्म हो जाएगी। जाकर मरो, कहते हुए ऋतिक ने एक और जोरदार हमला रोहित मदान की ओर कास्ट कर दिया। अगले ही पल उसके डार्क एज भाले की नोक से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। ये किसी काम का नहीं, रोहित मदान ने चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा और थोड़ा फोर्स लगाकर अपने हथियार से उस हमले को रोक दिया। लेकिन एक अजीब बात घटी थी। जब उनके हथियार आपस में टकराए थे तो ऋतिक के भाले की आग अचानक से उसकी हथेलियों पर फैल गई थी। यह क्या हो रहा है? जब रोहित मदान ने अपने हाथ पर आग की लपटों को देखा तो शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका हाथ वास्तव में आग की लपटों से काला पड़ गया था। जब रोहित मदान दर्द से चिल्ला रहा था तो उसे अपनी सभी 10 उंगलियों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो आग ऋतिक की सोर्स पावर से निकली रेड लोड्स फायर की आग थी। वो मामूली आग से बेहद खतरनाक थी। हालांकि रोहित मदान के लिए आग की लपटों को दूर करने के लिए बहुत सारी सोर्स पावर समाप्त हो गई थी, लेकिन आग की लपटें बेहद खतरनाक थीं। यही सही मौका है, मन ही मन सोचते हुए ऋतिक ने तुरंत अपने डार्क एज भाले से रोहित मदान के सीने पर हमला कर दिया। हालांकि रोहित मदान दर्द में था लेकिन उसने सावधानी नहीं छोड़ी थी। उसने बचने की कोशिश के तौर पर अपने शरीर को एक तरफ कर लिया। पेंग, लेकिन उसकी रिएक्शन स्पीड पहले से कम हो गई थी और भाला सीधे उसकी बाह में घुस गया। ये देखकर रोहित मदान की आंखें डर के कारण बड़ी हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ काट दिया। हाथ के कटते ही हर तरफ खून ही खून बिखर गया। अपना हाथ काट जाने के बाद रोहित मदान तुरंत मिस्ट में कूद गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? जब ऋतिक ने रोहित मदान को भागते हुए देखा तो वो भी उसका पीछा करने लगा। जैसे ही उसने रोहित मदान की पीठ की ओर अपना भाला लहराया, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसके पूरे शरीर में कमजोरी का एहसास फैल गया। ओ बकवास, इसे अभी खत्म होना था। इतना कहने के साथ ही उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। अब उसमें रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। अगर थोड़ा समय और होता तो मैं उसे यहीं पर जान से मारा डालता। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। दूसरी ओर परी अभी भी बाकी 2 वॉरियर से लड़ रही थी। रैंक 5 के दोनों वॉरियर काफी दबाव में थे। हालांकि वे परी पर हमला करने के लिए अपनी स्किल का यूज कर रहे थे, लेकिन परी की स्किल उनकी स्किल से काफी भयानक थी और वो आसानी से उनके हमलों से बचने में सक्षम थी। वो दोनों रैंक 5 के वॉरियर्स थे जिनके पास काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन वो वास्तव में एक लड़की के खिलाफ कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और उसके द्वारा लगभग मरने वाले थे। जितेन, उस लड़के को मार डालो। रैंक 5 के वॉरियर में से एक ने परी के हमले को रोक दिया और तभी उसकी नज़र जमीन पर लेटे ऋतिक पर पड़ी, जिसके बाद उसने तुरंत अपने साथी से चिल्लाते हुए कहा। जितेन ने तुरंत अपनी नज़र घुमाई और ऋतिक को जमीन पर पड़ा देखा। जैसे ही वो मुड़ा और उसकी ओर बढ़ने लगा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। ये देखकर परी की आईब्रोज सिकुड़ गईं। वो एक खतरनाक पावर से भर उठी और उसके सामने टिमटिमाने लगी। जाकर मरो। परी की निगाहें अगले ही पल बेरहम हो गई और उसके हाथ की स्वॉर्ड आइस में बदल गई। ये देखकर वो आदमी आंखें खोलकर ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि परी की स्पीड इस हद तक बढ़ जाएगी। वो पहले से ही काफ़ी मुश्किल हालातों में परी के हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन अब परी की स्पीड पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गई थी और उसने एक जोरदार हमला उस आदमी पर कर दिया और
पेंग, अगले ही पल हर तरफ खून ही खून फैल गया और उस वॉरियर का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। यहाँ तक कि उसका कॉम्बैट सूट भी परी के हमले का सामना नहीं कर पाया था। जब दूसरे वॉरियर ने अपने साथी की मौत देखी तो उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। हालांकि उसने पहले भी कई लोगों की हत्याएं की थी और इससे भी ज़्यादा क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन मरने के विचार ने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया था। एपिसोड 132 रेड आई वॉल्व डॉग्स। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये लड़की बहुत पावरफुल हैं। अगर यही टिका रहा तो जरूर ये मुझे मार डालेगी। उस वॉरियर ने अपने कदमों को पीछे की ओर करते हुए मन ही मन कहा। तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही वो आदमी मिस्ट में गायब हो जाना चाहता था, परी तुरंत उसके सामने आ गई और उसे भागने से रोक दिया। मैं मूनविंग्स कॉर्प से हूँ, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करेगी तो तुम भी मारी जाएगी। वो आदमी इस समय काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए परी से कहा। उसके हिसाब से कोई भी नॉर्मल इंसान उसकी यूनिट को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन एक बात को लेकर उनसे गलती हो गई, वो ये कि परी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। तो फिर जाओ और मर जाओ। परी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उस पर हमला कर दिया। पेंग, उसकी स्वॉर्ड इतनी फास्ट थी कि वो डरा गया वॉरियर कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया और अगले ही पल में उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी आंखें अभी भी हैरानी में खुली हुई थीं और वो टुकड़ों में बटा हुआ था, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मर चुका था। उसे मारने के बाद अपरी ने अपना हाथ घुमाया और उसकी स्वॉर्ड पर लगा सारा खून जमीन पर गिर गया। उसके बाद वो ऋतिक के पास चली गई जो जमीन पर लेटी हुआ था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसने ऋतिक को उठाकर जमीन पर बैठा दिया। तुमने उन सभी को मार डाला, ऋतिक ने परी के चेहरे को निहारते हुए कहा। यह दूसरी बार था जब परी ने उसकी जान बचाई थी। वो उसके चेहरे को एकटक निहारे जा रहा था तो शक्ल से काफ़ी मासूम लग रही थी। चाहे वो उसकी पिछली दुनिया में हो या इस दुनिया में, परी सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और नोटिस किया कि ऋतिक लगातार उसके चेहरे को घूर रहा था। वो एक पल के झिझकी, फिर उसने ऋतिक से सवाल किया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? परी के सवाल सुनकर ऋतिक खांसने लग जाता है। फिर उसने अपनी नज़रें उस पर से हटाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपनी सारी एनर्जी पहले ही खो चुका था और अब पावर से एकदम लो हो गया था। उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था कि रोहित मदान वहाँ से जिंदा बचकर भाग गया था। क्या तुम्हें चोट लगी है? परी ने चिंतित होते हुए ऋतिक से सवाल किया, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को एग्जामिन करने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक एग्जामिन करने के बाद उसे ऋतिक के शरीर पर कोई घाव नजर नहीं आया। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? ऋतिक ने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए परी से सवाल किया। ऋतिक ने अभी यह कहा ही था कि तभी परी का चेहरा अचानक से बदल गया। उसने तुरंत ऋतिक की कमर पर एक पंच मारा और उसे वापस से जमीन पर गिरा दिया। पागल लड़की, क्या कर रही हो? जमीन पर गिरते ही ऋतिक दर्द में करहाने लगा और उसने मुंह बनाते हुए परी से कहा, वो लोग वापस आएंगे। परी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारा मतलब उस आदमी से है? अगर वो वापस आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ऋतिक ने जमीन पर लेटते हुए फुफकारते हुए कहा। यह अफसोस की बात थी कि उसे केवल उसका एक हाथ मिला था और उसने उसे जान से नहीं मारा था। क्या तुम जानते हो कि मूनविंग्स कॉर्प क्या है? परी ने ऋतिक की ओर देखा और सवाल किया। शायद ये लोग किलर्स होंगे जिन्हें किसी को जान से मारने के लिए अपॉइंट किया जाता होगा। परी का सवाल सुनकर ऋतिक ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, वो वास्तव में मूनविंग्स कॉर्प को नहीं जानता था। तुम सही कह रहे हो, वो लोग किलर्स हैं, लेकिन वो किसी तरह से नॉर्मल नहीं हैं। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपना फ़ोन बाहर निकाल लिया। उसने फ़ोन पर टैप किया और उसके सामने एक स्क्रीन नज़र आने लगी। मूनविंग्स कॉर्प दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग किलर्स का एक ग्रुप है जो किसी का मर्डर या किडनैपिंग के मिशंस को स्वीकार करता है। उनके मेंबर्स नॉर्मल नहीं हैं और यहाँ तक कि नॉर्मल मेंबर भी काम से काम रैंक 5 या उससे ज़्यादा रैंक का हैं। उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो किसी से दुश्मनी करने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ते थे। इसके अलावा अगर कोई उनके एक मेंबर का मर्डर कर देता था तो वे दुनिया के अंत तक उस आदमी की तलाश करते रहते और उसे जान से मार देते। अफ्रीका के एक छोटे से देश के राजा का रिकॉर्ड था जिसने मूनविंग्स कॉर्प्स के एक सदस्य की हत्या कर दी थी, लेकिन एक ही सप्ताह में उस देश को तहस नहस कर दिया गया था। मेरी किस्मत इतनी फूटी क्यों है? जब ऋतिक ने परी के बात सुनी तो उसका मन कर रहा था कि कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले। क्या फेडरल गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कुछ नहीं करती? ऋतिक ने परी से सवाल किया। मूनविंग्स कॉर्प के लोग हर जगह मौजूद हैं और उनमें से कई ने अपनी पहचान छिपा रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका लीडर रैंक 9 का वॉरियर बताया जाता है। परी ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। रैंक 9 का वॉरियर। जब ऋतिक ने परी की बात सुनी तो मानो उसे कोई सांप सूंघ गया। रैंक 9 के वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स होते थे जो किसी की सोच से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। तुम्हें लगता है कि वो आदमी बदला लेने के लिए अपने कॉर्प मेंबर्स को यहाँ लाएगा? ये तो नाइंसाफ़ी हैं। वो लोग दूसरों को जान से मार सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं मार सकते।
अगर हम उन्हें मरेंगे भी तो वो हमसे उसका बदला लेंगे, ऋतिक ने हल्के गुस्से के साथ कहा। अगर कोई उनके मेंबर्स को मारता है तो वो उसे एक चुनौती की तरह लेते हैं। परी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन चाहे कितने भी आ जाए हम उन्हें जान से मार डालेंगे, परी ने मिस्की की ओर देखते हुए भारी आवाज में आगे कहा। 10 मिनट तक आराम करने के बाद ऋतिक ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा ली और वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। उन वॉरियर्स के पास से उसे कई सारे जीन क्रिस्टल्स हासिल हुए थे, लेकिन वे सभी रैंक 3 या रैंक 4 के क्रिस्टल थे, जो ऋतिक के लिए उतने यूजफुल नहीं थे। उसने तुरंत अपनी ध्यान तकनीक का इस्तेमाल किया और जीन क्रिस्टल के भीतर मौजूद एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। इससे उसकी पावर में जो गिरावट आई थी वो वापस से पूरी हो गई। गुल्लू। ठीक उसी समय उनके आसपास से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे सुनकर ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और चारों ओर अपनी नज़रें घुमाने लगा। वो क्या था? चारों ओर घना कोहरा पसरा हुआ था और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय उस सफ़ेद कोहरे के। कुछ आ रहा है। लुओ यू सतर्क हो गया। यहाँ आकर उन लोगों आराम करने का एक भी अवसर नहीं मिला था और हर जगह पिछली जगह से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होती थी। ऋतिक ने अपने कान लगाकर सुनने की एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया। वो आवाज़ लगातार उनके पास आती जा रही थी और तभी अचानक से ऋतिक पीछे पलटकर एक दिशा की ओर देखने लग गया। ऋतिक को उस घने कोहरे के बीच में 2 जोड़ी जलती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थी। रेड आई इवोल्व डॉग परी ने भी उस दिशा में देखना स्टार्ट कर दिया जिस तरफ ऋतिक देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि वो चीज़ क्या थी, अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने गंभीर आवाज में ऋतिक से कहा। रैंक 5 का इवोल्व मॉन्स्टर रेड आई डॉग। उनके शरीर में मौजूद वायरस ने उन्हें इवोल्व कर दिया था, जिस कारण उनके शरीर नॉर्मल डॉग्स के साइज में काफ़ी बड़े हो गए थे और उनके बाहरी हिस्से सड़े हुए और काफ़ी घिनौने लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और खतरनाक लग रही थीं। गुल्लू गुल्लू। जैसे जैसे वो अजीब आवाज़ें स्पष्ट होती गईं, ऋतिक को उनके खून से सने मुंह के अंदर दांतों के सेट दिखाई देने लगे। उनके दांतों के बीच मांस के निशान थे और उनके मुंह से लिक्विड बह रहा था। 1 2 3। वहां पर इस समय 7 से 8 की गिनती में रेड आई डॉग्स मौजूद थे। वो सभी रेड आई डॉग्स तुरंत ही एक वॉरियर की लाश पर टूट पड़े और पल भर में वहां पर उस वॉरियर हड्डियां भी नहीं बची थी। हड्डियों के टूटने की आवाज़ ने ऋतिक के रोंगटे खड़े कर दिया थे। अब हम क्या करें? ऋतिक ने परी से सवाल किया। मार डालो। ऐसा कहने के साथ परी अपने सबसे पास मौजूद रेड आई डॉग की ओर बढ़ने लगी। ऋतिक ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे जाना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों एक काली और सफ़ेद परछाइयों की तरह आगे बढ़ रहे थे। रेड आई डॉग्स को एहसास हुआ कि ऋतिक और परी उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने अभी अभी जो लाशें खाई थीं उनके मांस के टुकड़े उनके दांतों के बीच फंसे होने का नज़ारा काफ़ी घिनौना लग रहा था। वो रेड आई डॉग्स ऋतिक और परी ने उनके पास आने का इंतजार किए बिना ही उनकी ओर भागने लगे। उनकी स्पीड रैंक 5 के मॉन्स्टर की तरह काफ़ी फास्ट थी। पेंग। ऋतिक ने अपना पहला वार किया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक इवोल्व रेड आई वाले डॉग पर वार कर दिया। लेकिन वो रेड आई वाला इवोल्व डॉग सरप्राइजिंगली ऋतिक के उस हमले को डॉज कर गया। इससे ऋतिक को झटका लगा। वो पहले से ही बहुत फास्ट था, लेकिन रेड आई वाला डॉग उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट था। ऋतिक के हमले को डॉज करने के बाद वो रेड आई डॉग सीधे ऋतिक की गर्दन पर कूद गया। ऋतिक तुरंत 1-2 कदम पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, पीछे से एक और रेड आई वाला डॉग ऋतिक पर झपट पड़ा। मर गए। ऋतिक काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और इसलिए उसने तुरंत फॉल ऑफ 9th हेवन का इस्तेमाल किया। पेंग। अगले ही पल वो हमला सीधे एक रेड आई डॉग पर जाकर लगा, जिससे वो दूर दीवार से जाकर टकरा गया। संभालकर परी ने चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा और तुरंत ऋतिक के सामने की ओर वार कर दिया। टांग। एक इवोल्व रेड आई डॉग जिसने मौके का फायदा उठाकर पीछे से ऋतिक कर हमला कर दिया था, वो 2 टुकड़ों में बट गया। हर तरफ उसका आल खून बिखर गया। हालांकि उन रेड आई डॉग्स में से एक को जान से मार दिया गया था, लेकिन बाकी के डॉग्स अभी भी नहीं रुके थे और उनके पीछे हटने का कोई मन नहीं था। वो सभी लगातार परी और ऋतिक पर हमला कर रहे थे। उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी और वो एकदम किसी पागल कुत्तों की तरह लग रहे थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी या वे परवाह नहीं कर सकते थे। वे बिल्कुल पागल लग रहे थे। तुम भी मरो पागल डॉग, ऋतिक ने चिल्लाते हुए अपना डार्क एज भाला घुमाया और अपने सामने मौजूद रेड आई डॉग पर हमला कर दिया। पेंग। अगले ही पल भाले को नोक से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। जैसा कि ऋतिक ने अनुमान लगाया था, जब वो रेड आई डॉग उस हमला करने वाला था, ऋतिक का डार्क एज भाला उससे जाकर टकरा गया। भाला सीधे उसके बड़े से मुंह में जाकर लगा और भयानक आग की लपटों के साथ उस डॉग का शरीर तुरंत सूज गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। डिंग। रैंक 5 का रेड आई डॉग मारा गया। आपको 1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। केवल 1 मिलियन। उस नोटिफिकेशन को सुनकर ऋतिक ने अपना मुंह बना लिया। केवल 1 मिलियन उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता था। उसे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स की ज़रूरत थी। एपिसोड 133 फाइटिंग विद रेड आई डॉग्स।
परी को इस समय एक दूसरे इवोल्व रेड आई डॉग को जान से मार दिया था। उसे उन रेड आई डॉग्स को मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाओ, तभी अचानक से वो सभी इवोल्व रेड आई डॉग्स चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी पीछे हटने लग जाते हैं और घने कोहरे में कहीं गायब हो जाते हैं। ऋतिक उन्हें गायब होते हुए देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। एक बार उन रेड आई डॉग्स के छिप जाने के बाद उनके लिए अपने स्थान का पता लगाना मुश्किल था। आफ्टर ऑल वहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा कोहरा पसरा हुआ था जिससे ऋतिक का विजन काफ़ी कम हो गया था। क्या तुम अब रैंक 5 की वॉरियर हो? ऋतिक हैरानी के साथ परी की ओर देखते हुए उससे सवाल करता है। उसने महसूस किया था कि परी की स्पीड पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो रैंक 5 के रेड आई डॉग को मारने में काफ़ी फास्ट थी। मैं पहले से ही रैंक 4 के लास्ट स्टेज पर थी। जब तुम रेड लोड्स की एनर्जी को ओवरसर्व कर रहे थे तब उसकी थोड़ी सी एनर्जी से मेरा लेवल भी पर हो गया था। परी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। परी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ऋतिक की आंखें शॉक के मारे बड़ी हो जाती हैं। अचानक से उसे अपने पूरे शरीर में तेज जलन महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? तेज दर्द के कारण ऋतिक से अपना भाला भी नहीं संभाला जा रहा था, इसलिए वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ऋतिक हौंफते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उसके शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी उथल पुथल हो रही थी, मानो वो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। जब परी ने ऋतिक की बिगड़ती हालत को ओवरसर्व किया तो वो तुरंत उसके साइड में जाकर बैठ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऋतिक की कलाई पकड़ ली। ऋतिक की कलाई बेहद गर्म थी और उसकी धड़कन तेजी से चल रही थी। परी ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ठंडी सोर्स पावर उसके शरीर में भर दी। ठंडी सोर्स एनर्जी मिलते ही ऋतिक की जलन पहले से कम हो जाती है। यह मेरा साथ हो क्या रहा है? क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? ऋतिक ने हौंफते हुए परी से सवाल किया। उसने रेड लोड्स फायर की एनर्जी को पहले ही पूरी तरह से ओवरसर्व कर लिया था, तो फिर ऐसी उसका शरीर गर्म क्यों हो रहा था? यही चीज़ ऋतिक के समझ में नहीं आ रही थी। परी भी ऋतिक की बात को समझ रही थी, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, हालांकि तुमने रेड लोड्स फायर की एनर्जी को ओवरसर्व कर लिया है, लेकिन जब तुम इसका यूज़ करते हो तो तुम्हारा शरीर इसे सहन करने में सक्षम नहीं होता। इतना कहकर परी ने कुछ पलों का पॉज लिया और ऋतिक से आगे कहा, एक बार जब तुम्हारा शरीर रेड लोड्स की एनर्जी को यूज़ करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा, तब ऐसा दोबारा नहीं होगा। परी की बात सुनकर ऋतिक एक गहरी सांस लेता है और वापस से खड़ा हो जाता है। मिस्ट अभी अभी उनके चारों ओर फैली हुई थी और उन्हें नहीं पता था कि यह कब छटेगी। उन लोगों ने बताया था कि यह मिस्ट एक इवोल्व मॉन्स्टर द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ऋतिक ने चलते हुए परी से कहा, क्या एक इवोल्व मॉन्स्टर ने इसे बनाया है? जब परी ने ऋतिक की बात सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई। वो मॉन्स्टर वास्तव में कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जिसने अपनी मिस्ट से पूरे G17 खंडहर को ढक लिया था। ये सोचकर ही ऋतिक के पसीने छूट रहे थे। शायद रैंक 9 का इवोल्व मॉन्स्टर, परी ने धीरे से ऋतिक से कहा। मैंने इसे मून विंग्स कॉर्प के लोगों से सुना था, मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या फिर झूठ। ऋतिक ने कुछ सोचते हुए कहा, यह सच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पावरफुल मॉन्स्टर सच में यहाँ पर है तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। परी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो लड़का और लड़की दोनों मारे जाएंगे। रोहित मदान अपने छिपे हुए ठिकाने पर पहुंच गया था और मन ही मन ऋतिक को कोसे जा रहा था। उसका चेहरा इस समय पीला पड़ा हुआ था। वो अपने टूटे हुए हाथ पर दवाई लगा रहा था जिसमें से बहुत सारा सफ़ेद धुआं बाहर निकल रहा था। तेज दर्द के कारण उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने दांत भींच लेता है। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने खुद को शांत कर लिया। घाव से खून बहना पूरी तरह बंद हो गया था और धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे नया हाथ दिलाने के लिए यूनिट के अंदर किसी को बुलाना होगा, रोहित मदान ने मन ही मन सोचा। जब उसने ऋतिक के बारे में सोचा तो उसकी आंखें तुरंत नफरत से भर गईं। अपना सामान पैक करने के बाद उसने बेरहम आवाज में कहा, लगता है जाने से पहले मुझे उन्हें एक बड़ा गिफ्ट देना होगा। जब वो जागेगा तो यहाँ हर कोई मर जाएगा। ऋतिक और परी अपने आगे का सफ़र तय कर रहे थे। घनी मिस्ट के कारण ऋतिक काफ़ी सतर्क था और डार्क एज भाले को कसकर थामे हुए था। उसकी आंखें हर एक खतरे की ओर घूम रही थी। क्या ये शहर के सेंटर की ओर है? ऋतिक ने परी से सवाल किया। हाँ, परी ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उनके आसपास का इलाका काफ़ी अजीब था। यह ऐसा था मानो कोई चीज़ उनका पीछा कर रही हो और उन्हें देख रही हो। परी ने अपने सामने मौजूद एक छोटे से पत्थर पर किक मारी जिससे वो पत्थर आगे की ओर मिस्ट के अंदर चला गया। पेंग! मिस्ट में जाकर पत्थर किसी चीज़ से टकरा गया जिससे एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। परी ने जो पत्थर मारा था वो स्पष्ट रूप से एक इवोल्व मॉन्स्टर को जाकर लगा था। परी ने आगे की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और पाया कि एक इवोल्व रेड आई डॉग उन पर हमला करने के लिए आ रहा था जिसकी एक आंख में एक पत्थर धंसा हुआ था।
ये साफ था कि परी ने जो पत्थर किक किया था वो रेड आई डॉग की आंख में जाकर लगा था, जब वो मिस्ट के अंदर छिपा हुआ था। ये डॉग हमारा पीछा कर रहा था। जब ऋतिक की नज़र उस रेड आई डॉग पर पड़ी तो वो शॉक हो गया। वो दोनों काफ़ी देर पहले ही रेड आई डॉग वाला इलाका छोड़ चुके थे और अब उन्हें चलते हुए आधा घंटा हो गया था। ऋतिक ने नहीं सोचा था कि वो रेड आई डॉग अब तक उनका पीछा कर रहा होगा। अचानक से वहां चारों ओर और भी ज्यादा रेड आई डॉग्स नजर आने लग गए थे, जिन्होंने ऋतिक और परी को चारों ओर से घेर लिया था। उनका बड़ा शरीर और वहद लंबे नुकीले दांत थे। उनका शरीर काफी भयानक था। ऋतिक ने तुरंत अपने भाले को कसकर पकड़ लिया और परी के साथ मिलकर अलग अलग दिशाओं से उन रेड आई डॉग्स पर हमला कर दिया। ऋतिक ने अपने डार्क एज भाले को हवा में लहराया और फीनिक्स स्किल का इस्तेमाल करते हुए कई फीनिक्स को उन डॉग्स की ओर कास्ट कर दिया। आओ कमीनो, तुम डॉग्स को हॉट डॉग में इवोल्व कर देता हूं, ऋतिक ने उन डॉग्स पर हंसते हुए कहा। पेंग, अगले ही पल बहुत सारे फीनिक्स उन डॉग्स से जाकर टकरा गए, जिससे वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया। आग से लिपटे वो रेड आई डॉग्स इस समय दर्द से चिल्ला रहे थे। ऋतिक ने इसे मौके का फायदा उठाया और तुरंत आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। अगले ही पल भाले से एक ठंडी रोशनी बाहर निकलने लगी और कई सारे हमले उन रेड आई डॉग्स की ओर जाने लगे। आग की लपटों में घिरे हुए वो इवोल्व रेड आई डॉग्स जलकर काले हो गए थे, जिसके बाद ऋतिक के स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर के हमलों ने उन्हें छलनी छलनी कर दिया था। तभी ऋतिक को एहसास हुआ कि उसकी भाला तकनीक अभी भी लो लेवल को थी। जब हम वापस जाएंगे तो सबसे पहले मुझे कोई अच्छी सी भाला तकनीक सीखने की जरूरत है, ऋतिक ने मन ही मन कहा। आग की लपटों से घिरे उन रेड आई डॉग्स में से जो जिंदा बच गए थे वो गुस्से भरी निगाहों के साथ ऋतिक की ओर बढ़ रहे थे। उन डॉग्स को अपनी ओर आता देख ऋतिक ने तुरंत अपनी पंच स्किल को कास्ट करते हुए एक रेड आई डॉग पर वार कर दिया। सिल्वर थंडर वोल्ट पंच। जब ऋतिक का पंच उस रेड आई डॉग के शरीर से टकराता है तो इस रेड आई डॉग का शरीर करंट के तेज झटकों से अकड़ जाता है। उस भयानक वोल्टेज करंट के कारण उस रेड आई डॉग के मुंह से धुआं बाहर निकलने लग गया था। पेंग, ऋतिक ने उसे एक भी मौका नहीं दिया और उसके सिर में वार करने के लिए डार्क एज भाले का इस्तेमाल किया। परी ने भी अपनी स्पीड धीमी नहीं की था। ऋतिक से मिले टाइम का फायदा उठाते हुए उसने आसपास के ज्यादातर रेड आई डॉग्स का काम तमाम कर दिया था। रिक ने उनमें से 10 को मारकर 10 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए थे। अगले ही पल रोली उसकी पॉकेट में से बाहर कूद जाता है और उन सभी जीन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेता है। तुम्हारा ये पेट काफी दिलचस्प है। जब परी ने रोली को उन जीन क्रिस्टल्स के ढेर को अपने बैग में डालते हुए देखा तो उसने एक्साइटेड होते हुए कहा। रोली को परी से डर लग रहा था। उसे डर था कि परी उसे काट देगी और उस पर रिसर्च करने लग जाएगी। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और तेजी से ऋतिक के बैग में घुस गया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह क्या है, ऋतिक ने असहाय होकर कंधे उचकाते हुए कहा। आफ्टर ऑल यह एक मैजिकल चीज की तरह था, ये किसी इवोल्व मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता था। ऋतिक ने उसे केवल एक पालतू जानवर के रूप में अपना पास रखा था। यहाँ पर बहुत से रैंक 5 के इवोल्व मॉन्स्टर हैं। अगर दूसरी टीमें यहाँ आई होंगी तो मुझे लगता है कि उन्होंने कई लोगों को जान से मार डाला होगा, है ना? ऋतिक ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखते हुए कहा। वहां पर करीब 20 आदमियों की लाशें मौजूद थी। रेड आई डॉग्स रैंक 5 के इवोल्व मॉन्स्टर थे जो झुंड में शिकार करते थे। उन्होंने पहले ही कई लोगों को जान से मार डाला था। वो यहाँ पर घात लगाकर छिपे हुए थे और जो भी वॉरियर यहाँ पर आता था वो उसका शिकार कर लेते थे। तभी अचानक से ऋतिक को थोड़ी दूरी पर से एक तेज आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज फट गई हो, जिससे जमीन तक कांपने लग गई थी। यहाँ पर क्या चल रहा है? ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ जाती है और वो तुरंत एक पिलर को पकड़ लेता है। जैसे जैसे जमीन कांप रही थी वो मिस्ट छटती जा रही थी। अब ऋतिक को चीजें पहले से क्लियर नजर आ रही थी। थोड़ी दूरी पर ही ऋतिक की नज़र एक विशाल चीज पर पड़ती है जो शहर के सेंटर में बादलों के बीच से निकलती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल जीव अपनी नींद से जाग रहा हो और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा हो। ऋतिक दूर से ही उस भयानक फोर्स को महसूस कर पा रहा था। उनके चारों ओर की हवा धीरे धीरे तेज हो गई थी। ऋतिक के चेहरे पर इस समय काफी ज्यादा चिंता के भाव थे। वो जीव सिर्फ अपने पंखों को फड़फड़ाकर एक तूफान लाने में सक्षम था। ऋतिक ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या वो एक रैंक 9 का मॉन्स्टर हो सकता है? एपिसोड 134 रैंक 8 का इवॉल्व मॉन्स्टर। ऋतिक पास की एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस जीव को देखने लगा, जिसे देखकर उसकी आंखें शॉक के मारे फ्रीज हो गई। वो इवॉल्व मॉन्स्टर साइज में काफी बड़ा था। उसका शरीर प्योर वाइट था जो आइस क्रिस्टल की तरह नजर आ रहा था। वो एक वर्ड थी, एक विशाल वर्ड। ऐसा लग रहा था कि मिस्ट उसके शरीर से निकले आइस क्रिस्टल से बनी थी जब वो अपनी नींद में था। ऋतिक की सुपर आई स्किल उसे एग्जामिन करने में नाकामयाब थी, जिसका मतलब था कि वो मॉन्स्टर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। जब उस वर्ड ने अपने विंग्स लहराए थे तो ठंडी हवाओं के झोंकों से ऋतिक को काफी ठंडा एहसास हो रहा था।
उसी समय वो इवोल्व मॉन्स्टर आसमान में उड़ गया और अपने मुंह से कोल्ड मिस्ट बाहर निकालने लगा। वो मंजर काफ़ी भयानक नजर आ रहा था। वो जगह जो उस कोल्ड मिस्ट के असर में आई थी तुरंत ही आइस में जम गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ आइस में बंद हो गया हो। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में हर तरफ आइस की परतें नजर आ रही थीं। ये बहुत पागलपन है। रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर आइस क्रिस्टल वाइट बर्ड। परी ने उस मॉन्स्टर की ओर नजरें करते हुए ऋतिक से कहा। उसके चेहरे पर भी इस समय हैरानी झलक रही थी। इतना पावरफुल इवोल्व मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे हो सकता है? ऋतिक ने परी से कहा। वो इवोल्व मॉन्स्टर थोड़ी देर पहले अपनी गहरी नींद में था, लेकिन हो सकता था कि कोई उसके ठिकाने पर चला गया हो और उसे परेशान कर दिया हो। इस समय वो हवा में उड़ रहा था और आसपास के इलाकों पर हमला कर रहा था। मिस्ट गायब हो रही हैं। उसी समय तेजस और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि घनी मिस्ट गायब हो रही थी और उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलती हुई महसूस हो रही थी। जब उन लोगों ने दूर एक दिशा की ओर देखा तो पाया कि वहां पर हवा में एक मॉन्स्टर उड़ रहा था। हालांकि वे लोग उससे काफ़ी दूरी पर थे, फिर भी वो उस विशाल आइस क्रिस्टल वाइट बर्ड के शरीर को देख पा रहे थे। देखने में वो किसी पहाड़ के आकार का लग रहा था, जो काफ़ी डरावना था। यहाँ पर इतनी ठंडी क्यों है और यह ठंड अचानक से क्यों बढ़ गई? पहले तो नहीं थी, विमल ने अपने शरीर को सहलाते हुए तेजस से कहा। पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रताप ने तेजस की ओर देखते हुए कहा। वो लोग अपनी जगह पर मौजूद उस इवोल्व मॉन्स्टर से निकलने वाले पावरफुल फोर्स को महसूस कर रहे थे। वो मॉन्स्टर भयानक तरह से अपने शरीर से ठंडी हवा उगल रहा था, मानो वो अभी काफ़ी गुस्से में हो। पहले हम ऋतिक और परी की तलाश करते हैं, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। तेजस ने कुछ सोचते हुए उन लोगों से कहा। G17 खंडहर में इस समय हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। बहुत सारे लो रैंक के मॉन्स्टर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। यंग मास्टर अर्नव, क्या आपको पता है यह इवोल्व मॉन्स्टर किस रैंक का है? एक आदमी ने उस इवोल्व मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अर्नव से सवाल किया। अर्नव वही इंसान था जिसे ऋतिक ने टूर्नामेंट ऑफ टावर में हराया था। ये बहुत भयानक हैं, वहाँ के सभी इवोल्व मॉन्स्टर आइस की मूर्तियों में बदल गए हैं। एक दूसरे आदमी ने हल्के डर के साथ कहा। रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर आइस क्रिस्टल वाइट बर्ड। अर्नव ने उस वाइट बर्ड की ओर देखते हुए जवाब दिया। रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर। अर्नव की बात सुनकर उसके साथ आए तीनों वॉरियर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर इस समय दहशत के भाव नजर आने लग गए थे। रैंक 8 का मॉन्स्टर रैंक 7 के वॉरियर के जितना पावरफुल होता था। एक रैंक 7 का वॉरियर उन लोगों को उतनी ही आसानी से मार सकता था जितनी आसानी से एक चींटी को कुचला जा सकता था। चिंता मत करो, थोड़ी देर में बाकी लोग आ जाएंगे इस मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए। अर्नव ने चेहरे पर एक कुटिल स्माइल के साथ आगे कहा। उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और उस नज़ारे की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। जाओ और अब मरो तुम सब। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे बच सकते हो? नहीं, कभी नहीं। रोहित मदान के चेहरे पर इस समय एक बेरहमी भरी स्माइल थी और वो उस काम को करने में सफल हो गया था जिसे वो ऋतिक के लिए करना चाहता था। रोहित मदान ने बहुत पहले ही आइस क्रिस्टल वाइट बर्ड की खोज कर ली थी, लेकिन तब याना ध्यान बाकी इवोल्व मॉन्स्टरों का शिकार करने और वॉरियरों को जान से मारने और उनके खजाने को जब्त करने पर केंद्रित था, इसलिए उसने पहले उस इवोल्व मॉन्स्टर को जगाने का प्लान नहीं किया था। तुम सब लोग जान से मारे जाओगे। आफ्टर ऑल तुमने रोहित मदान से पंगा जो लिया है। अब यह इवोल्व मॉन्स्टर एक बार जागने के बाद तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। अलविदा। इतना कहकर रोहित मदान एक छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठकर वहां से चला गया। ऋतिक डेथ रीजन एकेडमी का एक स्टूडेंट था और बहुत कम लोग ही भाले का इस्तेमाल करते थे। उसे पता था कि ऋतिक का भाला डार्क एज था, जिस कारण उसका पता लगाना काफ़ी आसान होगा। गर्जन। ऋतिक और परी अभी अभी बिल्डिंग की टेरेस पर मौजूद थे और नीचे सड़क की ओर देख रहे थे, जहां इवोल्व मॉन्स्टरों की एक अंतहीन लहर उनकी दिशा में आगे बढ़ रही थी। इवोल्व मॉन्स्टर्स के साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी वहां पर किसी संकट के आने का आभास हो गया था, इसलिए वो भी इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक से ऋतिक को एक चीख सुनाई देती है। ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक ज़ॉम्बी अपना सड़ा हुआ शरीर और चेहरे पर एक सफ़ेद कीड़ा लिए अपना खून से सना मुंह खोलते हुए उसकी ओर आ रहा था। उस ज़ॉम्बी पर नज़र पड़ते ही ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ज़ॉम्बी रेंग कर उस पर हमला करेगा, लेकिन ऋतिक ने उस ज़ॉम्बी के सिर को उड़ाने के लिए अपने भाले का यूज़ करने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। एक बार जब ऋतिक ने उस ज़ॉम्बी को मार डाला तो ज़्यादा से ज़्यादा इवोल्व मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज उसकी ओर आने लग जाते हैं। ऋतिक ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इवोल्व मॉन्स्टरों और ज़ॉम्बीज को मारते समय ऋतिक की नज़र सड़कों पर पड़ी और उसने उनकी एक अंतहीन लहर को आते देखा। धत्तेरी की यहाँ पर इतने सारे क्यों हैं? भले ही हम इनसे लड़ते रहे लेकिन हम उन सभी को जान से नहीं मार सकते। इससे तो परी और मैं थकावट के मारे ही मर जाएंगे।
जैसे ही ऋतिक उन इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट करता है, उसके दिमाग में बहुत सारी नोटिफिकेशन सुनाई देने लग जाती हैं, लेकिन ऋतिक ने फिलहाल उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी ऋतिक का ध्यान अपने सामने मौजूद एक बिल्डिंग की ओर गया, जिसके साथ उसने परी से कहा, एक काम करते हैं, हम उस ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं। मेरे हिसाब से ये ज़ॉम्बी वहां पर हमारा पीछा नहीं कर सकते। एक ज़ॉम्बी के सिर पर वार करने के बाद ऋतिक परी की ओर मुड़ा, जो अपनी ओर आने वाले इवोल्व मॉन्स्टरों और ज़ॉम्बीज को जान से मार रही थी। परी ने ऋतिक की बात सुनी और हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगर वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहे थे तो खुद थक जाएंगे। वहां पर इतने सारे ज़ॉम्बी और इवोल्व मॉन्स्टर थे कि उनका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। एज ऑफ फीनिक्स ऋतिक ने अपना भला निकाला और कई जलते हुए फीनिक्स को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर कास्ट कर दिया, जिससे एक धधकता हुआ बवंडर बन गया। दोनों ने उस मौके का फायदा उठाया और दूसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। धधकते हुए बवंडर ने उन इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज के रास्ते को रोक दिया था और वो दोनों आसानी से दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गए। गर्जन। इवोल्व मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज ने ऋतिक और परी की ओर झपटने के बारे में सोचा, लेकिन ऊंचाई के कारण वो लोग ऐसा करने में असमर्थ रहे। वाह! ऋतिक जमीन पर बैठ गया और एक राहत की सांस लेने लगा। जैसे ही वो किनारे की ओर झुका, उसने पाया कि वहां पर इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज का जमावड़ा लगा हुआ था। इस समय ज़ॉम्बीज और इवोल्व मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था मानो हवाई लड़ाई हो रही हो। वो आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड फिलहाल काफ़ी गुस्से में हैं। यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स होंगे सब जान से मारे जाएंगे। परी ने दूर एक दिशा की ओर देखते हुए ऋतिक से कहा। शहर के सेंटर की सभी बिल्डिंग्स आइस से सील हो गई थीं और मेन एरिया एक आइस सिटी में बदल गया था। पता नहीं तेजस और बाकी लोग इस समय कहाँ पर होंगे, ऋतिक ने परेशान होते हुए खुद से कहा। ऋतिक को अभी भी ये पता नहीं चला था कि सभी लोग अलग अलग क्यों हो गए। वो जानता था कि यह केवल मिस्ट के कारण नहीं था। तभी अचानक से ऋतिक को आसमान में कई सारे अजीब डिवाइसेस नजर आने लग जाते हैं। वो लोग कौन हैं? ऋतिक ने थोड़ा हैरान होते हुए परी से सवाल किया। आसमान में इस समय एयरक्राफ्ट्स नजर आ रहे थे। उन्हें आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का शिकार करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए, परी ने जवाब दिया। आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड एक दुर्लभ प्राणी था। हालांकि वो रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जीन क्रिस्टल और बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद थे। अगर किसी को ऐसे इवोल्व मॉन्स्टरों की खोज करनी हो तो यह उन पावरफुल वॉरियर्स को उनका शिकार करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। ये कोई अजीब बात नहीं थी। पेंग। ठीक उसी समय कुछ परछायां एयरक्राफ्ट से बाहर कूदी जो एक बिल्डिंग पर लैंड हो गई। यहाँ पर दो यंग इंसान मौजूद हैं। एक आदमी अपने उड़ने वाले एयरक्राफ्ट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरा जहाँ ऋतिक और परी मौजूद थे। उसके चेहरे लार इस समय परी और ऋतिक को देखकर हैरानी झलक रही थी। ऋतिक ने उस आदमी का लेवल चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया था, जिसका मतलब था कि वो आदमी एक रैंक 7 का वॉरियर था। वो कम से कम रैंक 7 का है। इस बारे में सोचने पर ऋतिक सतर्क हो गया, जबकि परी उसे बेरहमी के साथ घूरने लगी। मेरे साथ ऐसे दुश्मनों की तरह बिहेव मत करो, मुझे तुम छोटे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने बेबसी से कंधे उचकाए और कहा। आप इस इवोल्व मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं? ऋतिक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और हवा में उड़ रहे आइस क्रिस्टल सफ़ेद वर्ड की ओर इशारा किया और पूछा। हाँ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये मॉन्स्टर यहाँ पर कब से दिखाई से रहा है? क्या किसी ने इससे लड़ाई करने की कोशिश की थी? उस आदमी ने अचानक से अपनी गंभीर आवाज़ में उन दोनों को घूरते हुए सवाल किया। वो अच्छी तरह से सो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस पर हमला कर उसे जगा दिया है। ऋतिक ने अपने डार्क एज को कसकर पकड़ लिया और उस आदमी को जवाब देगा। ऋतिक उस आदमी की अपार पावर को महसूस करने में सक्षम था और जानती थी कि वो बहुत पावरफुल था। ठीक है, उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और अपने पीछे मौजूद एक बटन दबाया। अगले ही पल उसकी पीठ पर उड़ने वाला डेविस तेजी से घूम गया और वो हवा में उड़ गया। एपिसोड 135 अगेन मीट अप। वो अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कमर पर मौजूद डिवाइस का बटन प्रेस करता है, जिसके अगले ही पल वो हवा में उड़ने लग जाता है। यह एक रैंक 7 का वॉरियर है, परी ने उस आदमी की ओर देखते हुए ऋतिक से कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उस आदमी की ओर देखने लग गया। वहाँ पर इस समय बहुत सारी टीम्स मौजूद थी और कुछ लोग अकेले ही वहाँ पर आ गए थे। सबका एक ही मकसद था, उस रैंक 8 के आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का शिकार करना और उसे जान से मारना। यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी और इवोल्व मॉन्स्टर्स हैं, हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तेजस और बाकी लोग इस समय एक बिल्डिंग की विंडो से बाहर मौजूद उन ज़ॉम्बीज और इवोल्व मॉन्स्टर्स की ओर देख रहे थे। उन मॉन्स्टर्स के वार वार दहाड़ने की आवाज़ें सुनकर उनका सिर चकरा रहा था। सारे के सारे इवोल्व मॉन्स्टर और ज़ोंबी रैंक 4 या उससे ऊपर की लेवल के थे। केवल कुछ ही ज़ॉम्बीज के साथ लड़ना काफ़ी भयानक था, फिर बाहर तो उनका पूरा कुआं खड़ा था।
ऐसा लगता है कि सेंटर के सभी इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज उस भयानक इवोल्व मॉन्स्टर के कारण यहाँ पर भाग आए हैं। विमल ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, शायद वो एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है, इसलिए ये सभी उसके डर से इस तरफ आ गए हैं। लेकिन इनके यहाँ पर आने से हम और भी मुसीबत में पड़ गए। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे पेट ही मर जाएंगे। तेजस ने कहा, इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती है। इन जाहिलों की वजह से हमारा सारा प्रोटीन लिक्विड भी खत्म हो गया। प्रताप ने उन ज़ॉम्बीज की ओर देखते हुए गुस्से के साथ कहा। उन्होंने अपना बहुत सारा प्रोटीन लिक्विड पहले ही यूज़ कर लिया था और बाकी की शीशियाँ टूट गई थी और लिक्विड ज़मीन पर गिर गया था। अब फिलहाल उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वो मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज वहाँ से नहीं गए तो वो लोग भूखे ही मर जाएंगे। अगर क्लास मॉनिटर यहाँ होते तो हमारे पास एक चांस होता यहाँ से बच निकलने का, प्रताप ने आह भरते हुए कहा। एक मिनट रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो इंसान ऋतिक जैसा दिखता है? तेजस इस समय विंडो की साइड पर खड़ा था और तभी उसकी नज़र दो जानी पहचानी आकृतियों पर पड़ी। हाँ, ये तो ऋतिक और परी हैं, प्रताप ने खुश होते हुए कहा। वो दोनों एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर मौजूद थे और हालांकि वो लोग उनके चेहरे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो उनके कपड़ों से उन्हें पहचान सकते थे। चलो अब कम से कम यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता मिलेगा। शायद ऋतिक के पास जरूर आगे का कोई प्लान होगा। वैसे ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम कब से इनकी तलाश कर रहे थे और ये दोनों यहाँ तोता मैना खेल रहे हैं। तेजस ने हंसते हुए कहा। चलो ऊपर चलते हैं, विमल ने अपनी मुट्ठियाँ भींचकर कहा। लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर जाने लगे अचानक से ज़मीन कांपने लगी, मानो कोई पावरफुल भूकंप शुरू हो गया हो। ऋतिक ने ऑब्जर्व किया कि आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था और उसके गुस्से से चारों ओर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बर्बाद होने लगी थी। जब उस आइस क्रिस्टल सफ़ेद वर्ड की नज़र हवा में मौजूद वॉरियर्स कर पड़ी थी तब तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसके बाद वो गुस्से से उड़ने लग गया था और हवा में अजीब अजीब चीखें निकाल रहा था, जिसके असर से ऐसा लग रहा था मानो वहाँ भूकंप आ गया हो। चीख इतनी तेज थी कि ऋतिक के कान के पर्दों में दर्द होने लगा। ऋतिक ठीक इसी समय ऋतिक ने एक परिचित आवाज़ सुनी जो उसके पास से आई थी। ऋतिक ने आवाज़ की दिशा की ओर देखा तो पाया कि बीच की बिल्डिंग की विंडो पर तेजस और बाकी लोग मौजूद थे। वो लोग उसकी ओर हाथ हिला रहे थे। तुम लोग यहाँ पर कब से हो? ऋतिक ने चिल्लाते हुए उन लोगों से सवाल किया। चलो अच्छा है, इनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ, ऋतिक ने मन ही मन आगे कहा। हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कहते हुए प्रताप ने अपनी सेवा का इस्तेमाल किया और उस विंडो को तोड़ दिया। तेजस और विमल ने देखा कि दोनों बिल्डिंग्स ज़्यादा दूरी पर नहीं थीं। वो अपने शरीर पर भरोसा कर दूसरी ओर आसानी से जा सकते थे। ऋतिक को तुरंत पता चल गया कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और इसलिए वो कई कदम पीछे हट गया। एक बार जब वो पीछे हट गया तो तीनों ने भागकर ऋतिक की बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। ओह नो! जब तेजस और बाकी लोगों ने सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बीज और इवोल्व मॉन्स्टर्स के जमावड़े को देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आफ्टर ऑल वहाँ पर बहुत सारे इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज मौजूद थे। अगर वे किसी कारण नीचे गिर गए तो वो उनके शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगे। हम इतने समय से तुम दोनों की तलाश कर रहे थे, सोचा नहीं था कि तुम लोग हमें यहाँ पर मिलोगे, प्रताप ने हौंफते हुए कहा। तुम लोग मिस्ट में कहाँ गायब हो गए थे? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन तुम दोनों कहीं पर नहीं मिले, विमल ने ऋतिक से कहा। ऋतिक, अब हम क्या करें? क्या हम वापस लौट रहे हैं? तेजस ने दूर नजर आ रहे उस इवोल्व मॉन्स्टर को देखा और हल्की झिझक के साथ उसने ऋतिक से सवाल किया। आफ्टर ऑल वो रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा भयानक था और ऐसा कुछ नहीं था जो उसके खिलाफ जा सके। अगर वो उसके खिलाफ लड़ना भी चाहते तो उन्हें सबसे पहले अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर्स के जमावड़े से लड़का पड़ता। मेरे ख्याल से बाकी के स्टूडेंट्स वापस चले गए होंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऐसे में किसी का भी यहाँ पर रुकना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ऋतिक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ऐसी सिचुएशन में जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना ही बेहतर था, वरना वो सभी एक बड़े खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन ऋतिक की नज़र इस समय उस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड पर ही टिकी हुई थी। ऋतिक के मन में उस रैंक 8 के मॉन्स्टर का जीन क्रिस्टल हासिल करने का आइडिया आ रहा था। तुम लोग वापस चले जाओ, ऋतिक और मैं यहीं पर रहेंगे। परी ने तेजस और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा। परी की बात सुनकर ऋतिक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता परी ने उसे बीच में टोकते हुए आगे कहा, वो जीन क्रिस्टल तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसे हासिल करने का कोई आइडिया सोचो। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड के जीन क्रिस्टल में आइस एलिमेंट की क्वालिटी मौजूद थी। अगर ऋतिक उस जीन क्रिस्टल की आइस एनर्जी को ओवरसर्व कर लेता तो वो उसके शरीर में मौजूद रेड लॉर्ड्स की एनर्जी को न्यूट्रल कर सकती थी। हालांकि ऋतिक को ये पहले से ही पता था, लेकिन उस जीन क्रिस्टल को हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जब वो लोग उस मॉन्स्टर को जान से मार देंगे तब हम उन पर किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर वो जीन क्रिस्टल चुरा लेने।
परी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा यही प्लान है तो। ऋतिक ने कुछ पलों तक इसके बारे में सोचा और परी से कहा, यहाँ पर रैंक 7 के वॉरियर्स मौजूद है, ऐसे में तुम दोनों किस तरह उस जीन क्रिस्टल को चुरा पाओगे। तेजस ने उनकी बात पर गौर करते हुए उनसे कहा, वहाँ पर एक नहीं बल्कि रैंक 7 के कई वॉरियर्स आए थे। ऐसे में उनका जीन क्रिस्टल को चुराना शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा था। अगर वो दोनों उनके आसपास भी जाएंगे तो वो वॉरियर्स उन्हें अपना दुश्मन मान लेंगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें रिस्क तो लेना ही होगा। फिलहाल तुम लोग वापस चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। ऋतिक ने तेजस को समझाते हुए कहा। तेजस और बाकी लोग अभी भी रैंक 3 पर थे। अगर वो लोग उनके साथ रहेंगे तो जरूर किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते थे। ठीक है, तेजस और बाकी लोग एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया। वो लोग भी सिचुएशन को समझते थे, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया था। हम G17 खंडहर के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे, जब तुम वापस आओ तो हमें कांटेक्ट कर लेना। तेजस ने थोड़ा सोचा और कहा, अभी एग्जाम की समय सीमा खत्म नहीं हुई थी और उन्हें शिकार करने के लिए G17 खंडहर के बाहर भी बहुत सारे एवोल्व मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है। वापस लौटते समय ऋतिक और बाकी लोगों ने कई और एवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज को जान से मार डाला जो उनके रास्ते में आ रहे थे। ये चीज़ तेजस और बाकी लोगों के लिए कठिन हो सकती थी, लेकिन ऋतिक जैसे पावरफुल वॉरियर्स के लिए ये किसी गेम से कम नहीं था। जब ऋतिक ने अपने एक्सपीरियंस वार को लगातार बढ़ते हुए देखा तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और जब भी वो किसी एवोल्व मॉन्स्टर को मारता तो रोली उनके जीन क्रिस्टल पकड़ लेता और उन्हें इकट्ठा कर लेता। वहाँ पर बहुत सारे एवोल्व मॉन्स्टर्स मौजूद थे, लेकिन आफ्टर ऑल वो लोग सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आए। तुम लोग वापस आ गए। शहर से बाहर निकलकर ऋतिक ने कई स्टूडेंट्स को वहाँ पर खड़ा पाया। वहाँ पर नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स मौजूद थे और लगभग सभी स्टूडेंट्स वापस लौट आए थे। हाँ, ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए क्लास 8 के उस लड़के को जवाब दिया। तो तुम लोग नहीं मरे। नॉर्थ कैंपस क्लास 2 के लोग भी वही आसपास थे और उन्होंने ऋतिक को बुरी नज़र से देखा और कहा, वो लोग रेड लॉर्ड्स फायर को छीनना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे और उस जीव ने उनके एक साथी को जान से मार डाला था। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 का क्लास मॉनिटर तनुज रावत ऋतिक को मर्दस लुक के साथ घूर रहा था। बेशक हम ठीक हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम्हारी टीम का एक साथी मर गया। ऋतिक ने उसकी ओर देखा और स्माइल करते हुए जवाब दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? ऋतिक की बात सुनकर तनुज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि ऋतिक की टीम उस भयानक स्पेस जीव के हमले से कैसे बच गई थी, लेकिन जब उसने ऋतिक को जिंदा अपने सामने खड़ा पाया तो उसकी आंखें जानलेवा इरादों से भर गई। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के स्टूडेंट्स ने ऋतिक को चारों ओर से घेर लिया था। वहीं दूसरी ओर बाकी के स्टूडेंट्स उस नज़ारे को किसी टीवी शो की तरह देख रहे थे। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ऐसे में उनके हिसाब से ऋतिक की क्लास 10 उन लोगों का सामना कैसे कर सकती थी। केवल कुछ ही लोग साउथ कैंपस क्लास 10 के 2 नए वॉरियर्स के बारे में जानते थे जो टॉवर ऑफ टूर्नामेंट के नए वॉरियर्स की रैंकिंग बोर्ड में थे। एक रैंक 1 का था और दूसरा रैंक 4 का। यहाँ पर सब लोग एक ही एकेडमी से हैं, हम इस मसले को बातों से सुलझा सकते हैं। तभी एक जेंटल लड़का वहाँ पर आया और उसने स्माइल करते हुए उन लोगों से कहा, राघव, ये तुम्हारा मसला नहीं है, बेहतर होगा कि तुम परेशान ना हो। जब तनुज रावत ने उस आदमी को अपनी ओर आते देखा तो उसने गुस्से के साथ जवाब दिया। फिर वो ऋतिक की ओर मुड़ा और अपनी बेरहम आवाज में उससे बोला, बच्चे, तुमने रेड लॉर्ड्स एनर्जी का वो गोला कहाँ पर रखा है? एपिसोड 136 नॉर्थ कैंपस क्लास 2 मॉनिटर से फाइट। तनुज रावत को रेड फायर लॉर्ड्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की थी और स्पेस दरारों से घिरी यूनिक एनर्जी को ले जाने के लिए एक यूनिक बॉक्स को साथ में लेकर आया था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऋतिक उसका आइटम लूट कर ले जाएगा। तुम रेड लॉर्ड्स की बात कर रहे हो, लेकिन माफ़ करना, वो तो इस समय मेरे पेट में हैं। ऋतिक ने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ तनुज रावत से कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से केवल तुम्हारी लाश ही जाएगी। तनुज रावत ने सोचा कि ऋतिक जानबूझकर उसे उकसा रहा था, इसलिए अगले ही पल उसका चेहरा उसके से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ लहराया और एक पंच ऋतिक के ऊपर कास्ट कर दिया। जब ऋतिक ने उस पंच को अपनी ओर आते देखा तो वो तुरंत अपनी हरकत में आ गया। फिर उसने अपना भाला उठाया और तनुज रावत के पंच पर वार कर दिया। तनुज रावत को अंदाजा था कि वो ऋतिक के भाले का बिना किसी हथियार के मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। क्लास मॉनिटर तभी पीछे से एक आदमी तनुज की ओर एक सेवा फेंकते हुए बोला। तनुज ने तुरंत वो सेवा पकड़ ली, जिसके बाद उसने उस सेवा के अंदर अपनी पावरफुल सोर्स एनर्जी को डालकर उसे चारों ओर से कवर कर लिया। तनुज रावत के एक वार ने एक पावरडल सेवा आभा प्रकट की, जिससे जमीन में बहुत सारी दरारें पड़ गई।
ऋतिक ने भी ज्यादा नहीं सोचा, अपने डार्क एज भाले को ऊपर की ओर घुमाकर उससे एक पॉवर का हाफ मून क्रिएट किया जो तुरंत आगे की ओर जाने लगा। वो हाफ मून सीधे जाकर तनुज रावत की सेवा से टकराया जिससे एक तेज की आवाज गूंज उठी। उनके चारों ओर की जमीन हिलती हुई महसूस हो रही थी। क्या पावरफुल सोर्स एनर्जी है। डेथ रीजन एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स इस समय काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने तो सुना था कि क्लास 10 सबसे कमज़ोर क्लास हैं, तो फिर क्लास 10 का एक वॉरियर क्लास 2 की बराबरी किस तरह कर पा रहा है। स्टूडेंट्स की भीड़ में से किसी एक ने कहा। बकवास स्किल, तनुज रावत ने व्यंग्य किया और उसका शरीर ऋतिक पर बिजली की तरह झिलमिलाने लगा मानो वो नीचे गिरना जारी रख रहा हो। उसकी सेवा डांस सोर्स एनर्जी से कवर थी और उसके ब्लेड के हर घुमाव से आवाज़ें उत्पन्न हो रही थी। ऋतिक उस भयानक ब्लेड की आभा को महसूस करने में सक्षम था जिसके कारण उसकी स्किन पर घाव हो गए थे। इसका ब्लेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऋतिक ने तनुज के वार को रोकते हुए मन ही मन कहा। तुम्हें सिर्फ चकमा देना आता है, तुम बहुत कमज़ोर हो। तनुज रावत ने ऋतिक पर व्यंग्य किया और उसकी स्पीड पहले से भी कहीं ज़्यादा फास्ट हो गई। हालांकि वो बाहर से ऋतिक का मजाक बना रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। आफ्टर ऑल, उसके भयानक हमलों के बाद भी ऋतिक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो एक टॉप रैंक 4 वॉरियर के रूप में अपनी ताकत से अवगत था, जबकि ऋतिक वो लड़का था जिसने अभी अभी रैंक 4 की लेवल पर कदम रखा था। एयर गॉड / तनुज रावत ने चिल्लाते हुए अपनी सारी एनर्जी लगकर एक स्किल को कास्ट किया। जैसे ही उसने उस स्किल को कास्ट किया, अचानक से उनके आसपास की हवा एक भयानक आंधी में बदल गई। तनुज की सेवा पर एक छोटा सा टॉर्नेडो बना हुआ था और पूरे ब्लेड को कवर कर रहा था। जाकर मरो। उसने दोनों हाथों से अपनी सेवा पकड़ ली और उसकी सेवा में मौजूद वमवर्डर ऋतिक की ओर जाने लगा। तनुज रावत के चेहरे पर इस समय एक म्यूडरस लुक था। वो ऋतिक को जान से मार देना चाहता था। उसके बवंडर की पावर एक रैंक 3 के वॉरियर के शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि रैंक 4 का वॉरियर ऋतिक के लिए भी उस बवंडर का सामना करने से वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। इसलिए वो हमले से बच गया, लेकिन तनुज रावत ने पीछे से एक और हमला करने की तैयारी कर ली थी। ये हमला उस स्किल के पीछे की असली प्रतिभा थी। लेकिन ठीक इसी समय जो बवंडर ऋतिक की ओर बढ़ रहा था वो आग की लपटों में मिला हुआ लग रहा था। साधारण सा बवंडर अचानक आग के बवंडर में तब्दील हो गया था। भयानक बात यह थी कि यह आग का बवंडर वास्तव में तनुज रावत की ओर मुड़ गया था। यह नहीं हो सकता। जब तनुज रावत ने उस बवंडर को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो उस हमले को चकमा देने में नाकाम रहा था और उसका शरीर उस बवंडर से टकरा गया था। अगले ही लाल आग के बवंडर के अंदर से एक चीख सुनाई दी। क्लास मॉनिटर क्लास 2 के लोग इस समय शॉक के मारे फ्रीज हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तनुज रावत के सबसे पावरफुल स्किल को इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया जाएगा और इसके बजाय उसका इस्तेमाल उसी पर किया जाएगा। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहीं दूसरी ओर क्लास 2 को छोड़कर बाकी के लोग भी इस समय हैरानी के साथ उन दोनों के मैच को देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि ये देखने के लिए कोई शो होगा। वो ऋतिक को पीटता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिचुएशन उलझ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा अकल्पनीय था। पेंग, आग का बवंडर तितर वितर हो गया और तनुज रावत को बवंडर के अंदर ही हौंफते हुए पाया। उसके कपड़े जलकर काले हो गए थे। उसका बालों से भरा सिर पूरी तरह से जल गया था। अगर उसकी रैंक 4 की सोर्स एनर्जी की पावर ने उसके पूरे शरीर को कवर नहीं किया होता तो अब तक उसका कबाब बन गया होता। तो क्या तुम फिर भी लड़ना चाहते हो? ऋतिक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने भाले से उसकी ओर इशारा किया। ऋतिक की बात सुनकर तनुज रावत ने उसे जहरीली आंखों से देखने लग गया। तुम क्लास 10 के लोग कचरा हो, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। तनुज रावत ने दहाड़ते हुए अपनी सेवा उठाई और ऋतिक पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि क्लास 2 के बाकी लोग भी ऋतिक की ओर बढ़ने लग गए थे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मारे जाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग ऋतिक तक पहुंच पाते, एक सफ़ेद परछाई उन लोगों के सामने आ गई। अगले वीपल एक ठंडी आभा ने उन लोगों को घेर लिया था जिससे उनके शरीर तक कांपने लग गया था। उनमें से एक के सिर पर अफ्रीकी स्वॉर्ड थी। स्वॉर्ड की चुभन से होते दर्द के कारण वो आदमी कांप रहा था। अगर परी थोड़ा सा भी फोर्स लगाती तो स्वॉर्ड उसके सिर को काट देगी। तीनों इस समय घाटे में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परी इतनी तेज होगी। रेड फायर सैंड कॉमेट, तनुज रावत ने अपने दांत पीस लिए, जिसके बाद उसने एक गोल्ड स्किल को कास्ट किया। जैसे ही उसने उस स्किल का इस्तेमाल किया, उसके ब्लेड पर आग की लपटें नजर आने लगी थी। उसके ब्लेड का तापमान इतना ज़्यादा हो गया कि आग की लपटों के आसपास का वातावरण गर्म होने लगा था। तनुज रावत की आंखें इस समय गुस्से के मारे बड़ी हो गई थी और वो ऋतिक की जान लेना चाहता था। ब्लेड पर लगी आग इतनी तेज थी कि डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स के चेहरे का रंग बदल गया। ऋतिक पर हमला करने के लिए आग की लपटों से घिरी उस सेवा का इस्तेमाल करते हुए शायद ऋतिक को आधा काट दिया जाएगा। लेकिन सरप्राइज की बात यह थी कि ऋतिक अभी भी उसी जगह पर खड़ा था और बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था।
भीड़ में मौजूद लोग ऋतिक को बेवकूफ़ समझ रहे थे क्योंकि वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उनके हिसाब ऐसे अगर वो ऐसा ही अपनी जगह पर खड़ा रहा तो तनुज अपना हमला करने में कामयाब हो जाएगा, जिससे उसे गंभीर चोटें लग सकती थी, या हो सकता था कि वो वापस से कभी ना लड़ पाए। संभाल कर ऋतिक उस रोमांचकारी नज़ारे को देखकर तेजस और बाकी लोगों ने चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा, भाड़ में जाओ। तनुज रावत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक झटके के साथ ऋतिक को जान से मार डालना चाहता था। अगर वो साउथ कैंपस की क्लास 10 के किसी स्टूडेंट से जीत नहीं पाया तो उसके लिए डेथ रीजन एकेडमी में रहना वास्तव में काफ़ी शर्मनाक होगा। लेकिन ऋतिक अभी भी वहीं खड़ा था, बिना किसी डर के तनुज रावत को घूर रहा था, जो आग की लपटों से कवच सेवक को पकड़े हुए था और आगे बढ़ रहा था। अगले ही पल ऋतिक का शरीर अचानक से हिला और उसके हाथ में मौजूद डार्क एज भाला आग की लपटों में बदल गया। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तनुज रावत के चेहरे पर इस समय एक हैरानी झलक रही थी। ऋतिक के डार्क एज भाले के ऊपर नजर आने वाली आग की लपटें कहीं ज़्यादा भयानक लग रही थीं, जिससे आसपास की हवा बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। ऐसी गर्मी को किसी को भी जलाकर राख कर दे। मैंने तुमने पहले भी कहा था कि मैंने रेड लॉर्ड्स की फायर को निगल लिया है, ऋतिक ने ठंडे स्वर में तनुज रावत से कहा, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से भाले को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल उसने डार्क एज भाले को तनुज रावत की ओर कास्ट कर दिया। वूम! आग की लपटों से घिरा ऋतिक का डार्क एज भाला तनुज रावत के सेवा से टकरा गया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। उस ब्लास्ट से वो दोनों अलग अलग हो गए। ऋतिक कुछ कदम पीछे हट गया और अपने डार्क एज भाले को जमीन पर पिंच कर दिया ताकि उसका शरीर पीछे ना जा सके। वहीं दूसरी ओर तनुज रावत अपने पीछे मौजूद एक दीवार से जाकर टकराया और उसकी सेवत 2 टुकड़ों में टूट गई। उस नज़ारे को देखकर सभी के सभी शॉक हो गए। इतनी पावरफुल स्किल को कास्ट करना हर किसी के बस में नहीं होता था और वो लाल रंग की आग भी कहीं से नॉर्मल आग की तरह नहीं लग रही थी। क्लास मॉनिटर क्लास 2 के 2 लोग तुरंत तनुज रावत की ओर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने तनुज रावत को उठने में मदद की, तनुज रावत ने अपने मुंह से ढेर सारा खून उगल दिया। जब दोनों लोगों ने उसके शरीर को छुआ तो तनुज रावत की एक दर्द से भरी चीख निकल गई। ध्यान से देखने पर पाया कि उसके दोनों हाथ पैर मुड़े हुए थे। बाकी लोगों चेहरे पर डर के साथ ऋतिक की ओर देखने लगे। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के क्लास मॉनिटर को ऋतिक ने इतनी बुरी तरह पीटा था जिससे उसकी सभी हड्डियां तक टूट चुकी थी। उसे वापस से रिकवर होने के लिए बिस्तर पर काफ़ी समय बिताना होगा। जब वो दोनों लोग तनुज रावत को ऊपर उठाने में मदद करने वाले थे, ऋतिक पहले ही वहां आ गया था। अभी वो झटका सिर्फ एक असर था, वास्तव में उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ऋतिक ने उन दोनों की ओर देखा और अपने डार्क एज भाले की नोक उन पर तान दी और फिर धीरे से कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? इस समय दोनों आदमियों ने गुस्से के साथ कहा। लेकिन ऋतिक को भाला पकड़े हुए देखकर, हालांकि वो काफ़ी गुस्से में थे, उन्होंने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वो न केवल ऋतिक को भयानक स्किल से डरते थे, बल्कि अब तो उन्हें ये लग रहा था कि उनकी सोच ऋतिक को लेकर कितनी गलत थी। ऋतिक वास्तव में एक पावरफुल वॉरियर था। एपिसोड 137 आइसबर्ग पर हमला। तुम अपने मॉनिटर को बचा सकते हो अगर तुम हमें अपने सभी जीन क्रिस्टल सौंप दोगे, ऋतिक ने हल्के से उन दोनों वॉरियर्स से कहा। तुम साउथ कैंपस के लोग अब कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो। ठीक उसी समय नॉर्थ कैंपस की बाकी क्लासेस के लोग भी ऋतिक के सामने आ गए और उनमें से एक ने नाराजगी के साथ ऋतिक से कहा। साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के लोगों के बीच स्टार्टिंग से ही एक कंपीटिटर रिलेशनशिप रहा था। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उन्हें उनके लिए खड़ा होना ही पड़ा क्योंकि साउथ कैंपस में उन्हें परेशान किया जाता था। क्या तुम लोग अब मुझे इनकी गलती की भरपाई भी नहीं करने दोगे? ऋतिक ने भारी आवाज में अपने भाले को नोक को उनकी ओर करते हुए कहा। अगर तुम ऐसा करते हो तो नॉर्थ कैंपस के सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लोगे। ऋतिक की बात सुनकर नॉर्थ कैंपस के लोगों ने गुस्से के साथ उसे जवाब दिया। आफ्टर ऑल यह उनकी रेपुटेशन का सवाल था। अगर ऋतिक उन लोगों से जीन क्रिस्टल्स छीन लेगा तो वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। साउथ कैंपस के लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम लोग धमका सकते हो। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के तनुज रावत ने पहले हम पर हमला किया था और अब जब वो हार गया तो तुम लोग अभी भी हमें धमकाना चाहते हो। ठीक उसी पल साउथ कैंपस के लोग भी ऋतिक की ओर से आगे आ गए, खासकर तेजस और बाकी लोग जिन्होंने पहले ही गुस्से में अपने हथियार उठा लिए थे। साउथ कैंपस के लोगों को एक साथ ऋतिक की ओर से आता देखकर नॉर्थ कैंपस के लोगों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिचुएशन उनके लिए काफ़ी बेकार हो जाएगी। आफ्टर ऑल नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। ऊपर से उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्लास 1 कहाँ पर गई थी। अगर ऐसी सिचुएशन में वो लोग साउथ कैंपस के लोगों से मैच करते तो जहाँ तक उनके भी जीन क्रिस्टल साउथ कैंपस के लोगों द्वारा छीन लिए जाएंगे। ओके, हम तुम्हें अपने सारे जीन क्रिएटेल दे देंगे। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के लोगों ने अपने दांत पीस लिए और अपने पास से सभी जीन क्रिस्टल बाहर निकाल लिए।
उन्होंने बहुत सारे इवोल्व मॉन्स्टर्स का शिकार किया था और 20 से भी ज़्यादा जीन क्रिस्टल हासिल किए थे, जो रैंक 5 के इवोल्व मॉन्स्टर्स से हासिल किए गए थे और बाकी के ज़्यादातर रैंक 4 के जीन क्रिस्टल थे। मुझे केवल इनकी ज़रूरत है। ऋतिक ने 20 से भी ज़्यादा जीन क्रिस्टल्स को सीधे अपने बैग में डाल दिया और अपने आसपास के लोगों पर नज़र डालते हुए आगे कहा, मैं किसी को भड़काने की पहल नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने मुझे और मेरी टीम के लोगों को दोबारा भड़काने की हिम्मत की तो यही परिणाम होंगे। इतना कहकर ऋतिक ने एक गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने अपना हाथ लहराया और डार्क एज भाले से एक फीनिक्स को कास्ट किया। अगले ही पल वो फीनिक्स एक बड़ी चट्टान से जाकर टकराया, जिसके असर से वो चट्टान तुरंत ही बर्बाद हो गई। जब वहां मौजूद वॉरियर्स ने यह नज़ारा देखा तो वो शौक के मारे फ्रीज हो गए। ये काफ़ी भयानक था कि कोई इतनी पावरफुल स्किल को कास्ट कर सकता था। नॉर्थ कैंपस की क्लास 2 के लोग बिना किसी शक के इस नए लोगों के कंपटीशन में हार गए थे। उनके पास एक भी रैंक 5 का जीन क्रिस्टल नहीं था। जब वो वापस से एयरक्राफ्ट पर लौटेंगे तो उनका स्कोर 0 दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी लोग धीरे धीरे वहां से तितर बितर होने लगे। हालांकि शहर के सेंटर के पास खतरा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बेहतर थी। और क्योंकि रैंक 5 और उससे ऊपर के ज़्यादातर इवोल्व मॉन्स्टर्स जान से मार दिए गए थे, यह उनके लिए अच्छी बात थी। जब तक वो लोग शहर की सीमाओं के आसपास ज़्यादा सावधान रहते, वो उन बचे हुए रैंक 5 के इवोल्व मॉन्स्टर्स को मार सकते थे और कुछ जीन क्रिस्टल हासिल कर सकते थे। क्या हम अब वापस चले? ऋतिक ने उन लोगों को तितर बितर होते हुए देखा और पीछे पलटकर परी से कहा। हाँ, परी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो इस समय किसी जल्दी में नहीं थी, क्योंकि रैंक 8 का वो इवोल्व मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था। तुम लोग यहाँ सतर्क रहना, हम वापस जा रहे हैं। ऋतिक ने तेजस और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा। ऋतिक पहले उन जीन क्रिस्टल को तेजस के पास रखना चाहता था। आफ्टर ऑल उसके पास बहुत सारे जीन क्रिस्टल्स मौजूद थे और उन्हें अपनी पीठ पर ले जाना थोड़ा परेशानी भरा था। लेकिन उनके आसपास मौजूद एकेडमी के बाकी लोगों के इस बारे में सोचते हुए, अगर उनका सामना उन लोगों से हो गया तो वो लोग तेजस ने उन सभी जीन क्रिस्टल को लूट लेंगे। तुम लोग भी सेफ रहना और जल्दी से काम पूरा करके वापस आ जाना। तेजस ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक को जवाब दिया। इस लेवल की लड़ाई में वो शामिल नहीं हो सकता था और अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद ऋतिक परी को साथ लेकर वापस से शहर के सेंटर की ओर जाने लगा। सफ़र के दौरान अपने सामने आते इवोल्व मॉन्स्टर्स को मारते हुए वो दोनों सेंटर की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे। जितना ज़्यादा वो लोग सेंटर की ओर बढ़ रहे थे, उतना ही ज़्यादा वो महसूस कर पा रहे थे कि आसपास की हवा और भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही थी और वहाँ इवोल्व मॉन्स्टर कम और कम होते जा रहे थे। आसमान की ओर नज़र डालने पर वो लोग नोटिस कर सकते थे कि आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का विशाल शरीर अभी भी हवा में था। जैसे ही उसने अपने मुंह से वाइट मिस्ट जैसी चीज़ों का छिड़काव किया, आसपास की बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि ज़मीन भी तुरंत आइस में जम गई। हम ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। अर्नव एक बिल्डिंग की टेरेस पर मौजूद था और अपने सामने नजरें करते हुए उसने मन ही मन कहा, यंग मास्टर, क्या हमें वास्तव में उन लोगों द्वारा उस आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड पर हमला करने का इंतजार करना होगा? एक आदमी जिसका नाम सेंटोन था, उसने अर्नव से सवाल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी ताकत के बारे में कितना एरोगेंट था। आफ्टर ऑल उसका सामना आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड से हो रहा था, जो कि अपने चरम पर रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर था। यह कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं था और इस समय वहां पर बहुत सारे हाई रैंक के वॉरियर मौजूद थे। उन लोगों से लड़ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला काम था। बस थोड़ा इंतजार करो, हमें एक मौका ज़रूर मिलेगा, अर्नव ने धीरे से सेंटोन से कहा। केवल अर्नव ही नहीं था जो उस मौके की तलाश कर रहा था। नॉर्थ कैंपस के बाकी लोग भी आसपास छिपकर उस मौके की फिराक में थे। आफ्टर ऑल, रैंक 8 के इवोल्व मॉन्स्टर का जीन क्रिस्टल को अमूल्य कहा जाता था। उस जीन क्रिस्टल में संग्रहित एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। अगर कोई इंसान उस जीन क्रिस्टल की एनर्जी को अपने भीतर ओवरसर्व करेगा, उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम यहीं पर इंतजार करेंगे, अभी आगे जाना बेकार होगा। परी और ऋतिक एक बिल्डिंग की विंडो के सामने मौजूद थे और परी ने अपने सामने के नज़ारे पर गौर करते हुए ऋतिक से कहा, क्या ये लोग इससे निपट सकते हैं? ऋतिक भी उसी नज़ारे को देख रहा था और उसे आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड की आकृति नजर आ रही थी, लेकिन बाकी वॉरियर्स की आकृतियाँ छिपी हुई थीं। लेकिन ऋतिक को यकीन था कि वो वॉरियर आसपास ही कहीं छिपे होंगे। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और देखते ही देखते आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड पूरे दिन गुस्से में था। उसने कई बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस समय वो थोड़ा शांत हो गया था। यह अब आराम करने जा रहा है, जल्दी से लेजर तोप रेडी करो। आसपास के कुछ वॉरियर्स ने पहले से ही उन बिल्डिंग्स को तरह तरह के भारी हथियारों से लाद दिया था। जिस पल उस वॉरियर ने यह कहा, जो अंधेरा वहां चारों ओर फैला हुआ था, उस अंधेरे में एक लाइट जलती हुई नजर आने लगी। वूम! अगले ही पल एक तेज की आवाज गूंज गई और एक लेजर लाइट जो साइज में काफी मोटी थी, उस आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड से जाकर टकरा गई।
K-17 आर्मी लेजर तोप। जब ऋतिक ने उस लेजर लाइट की पावर को देखा तो शॉक के मारे वो फ्रीज हो गया। इस तरह की लेजर तोप आर्मी यूज़ के लिए थी और यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। उसका एक लेज़र शॉट एक छोटे से शहर को पल भर में बर्बाद कर सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस चीज़ को यहाँ पर ले आएगा। लेजर तोप के हमले से आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड का विशाल शरीर हवा में हिल गया, लेकिन लेजर तोप उसके शरीर में नहीं घुसी थी। इसकी स्किन तो काफ़ी हार्ड है। इस समय वो आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड लड़खड़ा रहा था और तेज तेज चिल्ला रहा था। लगता है उस हमले से इसे थोड़ा नुकसान हुआ है, ऋतिक ने उस आइस वर्ड को ओवरसर्व करते हुए कहा। हालांकि लेजर तोप आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड के शरीर में एंटर नहीं कर पाई थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसका शरीर हवा में उड़ना जारी नहीं रख पाता। रैंक 8 के उस एवोल्व मॉन्स्टर की स्किन भयानक रूप से काफ़ी हार्ड थी। नहीं, यह अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। परी ने ना में अपना सिर हिलाया और बोलते समय सीधे उस नज़ारे की ओर देखने लगी। उसे मार दो। ठीक उसी समय कुछ वॉरियर तुरंत आसपास की बिल्डिंग से बाहर निकल कर आ गए। एक रैंक 8 का इवोल्व मॉन्स्टर उस पर केवल एक बार लेजर द्वारा ब्लास्ट किया गया था और यह साफ था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर वो लोग सबसे पहले उस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को जान से मारते तो वो उसका जीन क्रिस्टल हासिल कर सकते थे। रैंक 8 का जीन क्रिस्टल एक खजाना था जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी। लेकिन ठीक उसी समय जो आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड कमजोर होती नजर आ रही थी, अगले ही पल उसने एक भयानक रूप ले लिया। जब वो वॉरियर्स उसके पास पहुंचे थे तब जो आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड नीचे गिर रही थी वो अचानक से अपने विंग्स लहराते हुए उनकी ओर जाने लग गई थीं। उसके विशाल विंग्स हवा को काट रहे थे जिससे आइसी ठंडी हवा निकल रही थी। उन वॉरियर्स को काफ़ी ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था और उन्होंने पाया कि उनकी स्किन आइस से कवर हो रही थी। उनकी रिएक्शन पावर लगातार काम होती जा रही थी। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड ने एक तेज की चीख निकाली और उसके नुकीले व्हाइट पंजे सीधे उन वॉरियर की ओर आने लगे। उसे मार डालो। जो वॉरियर वहां आसमान में मौजूद थे अचानक से उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं था कि जो आइस वर्ड कमजोर हो गई थी वो अचानक से ऐसा भयानक रूप ले लेगी। लेकिन आफ्टर ऑल वो सभी वॉरियर्स काफ़ी अनुभवी थे। इस समय वो जल्दी से अपने शरीर पर मौजूद आइस की जंजीरों से आज़ाद हो गए और पलटवार करने के लिए अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। स्किल्स की भीड़ ने लाइट की तरह तरह की वेव्स को कास्ट किया जिससे एक पल में रात का अंधेरा दिल में बदल गया। वूम। लेकिन आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड ने मानो अपना दिमाग खो दिया था और उसने बिना उन हमलों की परवाह किए सीधे उन पर अपना हमला कर दिया। उन वॉरियर्स की पावरफुल स्किल्स ने उसके आइस के क्रिस्टल की तरह नजर आते विंग्स को अपना निशाना बनाया था, जिससे टकराते ही बहुत सारी चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन उसने उसे कोई इंपॉर्टेंट नुकसान नहीं पहुंचाया था। जैसे ही उसके पंजों ने जमीन पर मौजूद वॉरियर्स को जकड़ा, कई वॉरियर्स के शरीर तुरंत ब्लास्ट हो गए और बड़ी संख्या में उनके ऑर्गन्स पूरी जमीन पर गिर गए। कितना भयानक मॉन्स्टर हैं। ऋतिक, जिसके उस नज़ारे को देखा था, उसका चेहरे का रंग इस समय सदमे के कारण पीला हो गया था। लेजर तोप से आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को कोई वास्तविक हानि नहीं पहुंची थी, बल्कि उस मॉन्स्टर का दिमाग कहीं ज़्यादा चालाक हो गया था और इसलिए वो बस कमज़ोर होने का नाटक कर रहा था ताकि वॉरियर्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो सके। लेजर तोप तैयार करो। उसी समय दूसरी तरफ से कुछ वॉरियर्स ने आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड पर फायर करने के लिए लेजर तोपों को एक्टिवेट कर दिया। लेजर तोप के एक्टिवेट होते ही बड़ी संख्या में एनर्जी वेव्स आपस में कलेक्ट होने लगी। देखते ही देखते रोशनी से आसपास का एरिया जगमगाने लग गया था। फायर। वूम। जैसे ही उस वॉरियर ने ऑर्डर दिया, एक और भयानक लेजर तोप ने सीधे आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड के सिर को निशाना बनाते हुए फायर कर दिया। हालांकि उसके विंग्स काफ़ी हार्ड नजर आते थे, लेकिन उसका सिर अलग था। हमला होने पर यह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। एपिसोड 138 घमासान फाइटिंग। एक भयानक लेजर तोप का गोला फिर से उस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड से जाकर टकराया, लेकिन ऐसा लग ऐसा था मानो आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड की पीठ के पीछे भी दो आंखें मौजूद थीं। वो अचानक से मुड़ा और अपने बड़े विंग्स घुमाने लग। वो लेजर गोला उसके विंग्स से आकर टकराया, जिसके बाद वो बाउंस बैक होकर वापस से उन वॉरियर्स की ओर जाने लगा। इम्पॉसिबल, जिसने भी उस नज़ारे को देखा था वो शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग वहां से भागना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेजर तोप का गोला तेजी से उनकी ओर आया और उनके साथ साथ आसपास की बिल्डिंग्स को पूरी तरह से बर्बाद कर गया। बस ऐसे ही ये लोग जान से मारे गए। क्या यह आइस क्रिस्टल वर्ड कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं है? ऋतिक की आंखों इस समय हैरानी में बड़ी हो गई थी। उसके चेहरा सदमे से भर गया था। ये वास्तव में लेजर गोलों को बाउंस बैक करने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी बाकी बिल्डिंग्स से भी वॉरियर बाहर निकल कर आने लगे। असली शो तो अभी शुरू हुआ है। परी ने उन्हें देखा और ऋतिक से कहा। कई सारे हाई रैंक के वॉरियर्स इस समय आगे आगे बढ़ रहे थे। सेंट्रल की आर्मी के सोल्जर्स आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को मारने का अवसर लेना चाहते हैं। क्या मजाक है? कुछ वॉरियर्स ने लेजर आर्टिलरी टीम के विनाश को देखा और उनका मजाक बनाते हुए कहा।
फ्यूचर की दुनिया में वॉरियर्स सेंट्रल आर्मी को नीची नज़रों से देखते थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग मिशनों को अंजाम देने के लिए हाई टेक्नोलॉजी वेपन का इस्तेमाल करते थे और अक्सर शिकार किए गए एवोल्व मॉन्स्टर्स को चुरा लेते थे। इसलिए जब उन्होंने सेंट्रल आर्मी द्वारा लेजर तोप से उस मॉन्स्टर पर हमला करते देखा तो वे मदद के लिए आगे नहीं आए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सभी वॉरियर मिलकर एक जाल बना रहे थे और उन्होंने आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला शुरू करो। एक वॉरियर जिसके पास दो तरफा विशाल कुल्हाड़ी थी, एक इमारत के टॉप पर खड़ा था और आइस के क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को देखकर दहाड़ने लगा। उसकी आवाज़ का पालन करते हुए कई हाई रैंक के वॉरियर्स ने अपने हथियारों को अपनी फिजिकल स्किल के अनुरूप पकड़ लिया और उस पावरफुल इवोल्व मॉन्स्टर की ओर हमला कर दिया। पेंग पेंग पेंग। वहां पर इस समय बहुत सारी स्किल्स को कास्ट किया जा रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरे सेंटकायर या आतिशबाजी में झूम रहा हो। वो पूरा इलाका पावरफुल ब्लास्टों और धुएं से जगमगा रहा था। यहाँ तक कि टॉप रैंक 8 का आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड भी उन पावरफुल स्किल्स को सहन करने में नाकामयाब होता महसूस हो रहा था। अगले ही पल उसने अपने विंग्स फैलाए और अपने पूरे शरीर को कवर कर लिया। सारे के सारे हमले उसके विंग्स से जाकर टकराया और उसके पूरे शरीर को भयंकर रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगले ही पल आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड जो फिलहाल दबाव में नजर आ रहा था, उसने अचानक से एक अजीब सी चीख निकाली, जिसके बाद उसके मुंह से एक पावरफुल ठंडी आभा निकली। वो सभी वॉरियर जो उसके करीब जाने का मौका तलाश रहे थे अगले ही पल तुरंत आइस में जमा गए। बैंग बैंग बैंग। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड ने अपने विंग्स लहराए और भयानक स्पीड से नीचे मौजूद वॉरियर्स पर झपट्टा मार दिए। आइस में जमे वॉरियर्स में से कुछ भागने में नाकामयाब रहे थे और वो सभी उस मॉन्स्टर के पंजे की चपेट में आ गए। अगले ही एक उनके शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। डरो मत, हमला करना जारी रखो। इसके शरीर पर मौजूद सभी आइस क्रिस्टल विंग्स बेहद कीमती हैं। दो तरफा विशाल कुल्हाड़ी के साथ हाई रैंक का वॉरियर नीचे जमीन पर कूद गया और अपने हथियार से उस मॉन्स्टर पर वार कर दिया। अगले ही लाल एक जोरदार वैक्यूम विस्फोट हुआ और माहौल में तेज आवाजें गूंजने लगी। बैंग बैंग बैंग। जब दो तरफा विशाल कुल्हाड़ी आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड की पीठ पर गिरी तो उसने बहुत सारी चिंगारी के साथ एक जोरदार धमाका किया। ऐसा लग रहा था कि आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को उस हमले से दर्द हो रहा था और उसने जोर से एक चीख निकाली। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड अपने विंग्स फड़फड़ाता रहा था जो आइस क्रिस्टल से कवर थे। अगले ही पल उन विंग्स में से आइस की नुकीली बारिश होने लगी, जिसने आसपास की बिल्डिंग्स से टकराते ही उन्हें तहस नहस कर दिया। सभी बिल्डिंग्स तबाह हो गई और वो मंजर काफी भयानक लग रहा था। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड उन वॉरियर्स के हमलों से गुस्से में लग रहा था। पागलों की तरह उड़ते समय उसने अवसर का लाभ उठाया और वॉरियर्स पर हमला करने के लिए अपने भयानक पंजों का इस्तेमाल किया। कुछ रैंक 6 के वॉरियर्स समय पर रिएक्ट करने में नाकामयाब रहे और तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तो काफी पावरफुल है। ऋतिक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा। जैसा कि एक टॉप रैंक 8 के एवोल्व मॉन्स्टर से अपेक्षा की जाती थी, उस मॉन्स्टर की भयानक लड़के की एबिलिटी ने वास्तव में कई हाई रैंक्स के वॉरियर्स को जान से मार डाला था। इसमें थोड़ा समय लगेगा, हम पहले आराम कर सकते हैं। परी को ऐसा लग रहा था मानो ये कुछ भी अजीब नहीं था। जिसके बाद वो जमीन पर बैठ गई और हवा में मौजूद एनर्जी को ओवरसर्व करने के लिए अपनी ध्यान तकनीक का इस्तेमाल करने लगी। वॉरियर्स अभी भी उस मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी पावरफुल स्किल्स के साथ हमला कर रहे थे। ऋतिक एक बिल्डिंग के अंदर खड़ा था। एक रात हो चुकी थी लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी और उसके रुकने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहा था। क्या वो रात दिन बस लड़ ही रहे हैं? अगली सुबह एक कान हिला देने वाला ब्लास्ट हुआ और सभी बिल्डिंग्स कांपने लग गई। लड़ाई का मैदान और भी ज्यादा भयानक हो गया था। आसपास की सभी चीजें बर्बाद हो गई थी। जमीन आइस से इस तरह ढंक गई थी मानो वो लोग आइसी वर्ल्ड में आ गए हो। हमला करना जारी रखो, यह मॉन्स्टर अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। कमान संभाल रहे आदमी ने सभी को ऑर्डर देते हुए कहा। हालांकि 10 से भी ज्यादा वॉरियर मारे गए थे, फिर भी वॉरियर्स की संख्या कम होने का कोई संकेत नहीं था। उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा थी। ये सभी रैंक 6 और उससे ऊपर के वॉरियर्स थे। सभी वॉरियर्स निडर लग रहे थे और उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमला करते हुए सभी प्रकार की स्किल्स का प्रदर्शन किया था। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था और उसने ठंडी हवाओं को छोड़ने के लिए अपने विंग्स को लहराना स्टार्ट कर दिया, जिनसे आइस के नुकीले हथियार बाहर निकलने लगे। ऐसा करके वो वार वार जमीन पर आकर उन वॉरियर्स पर हमला कर देता था। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो थका हुआ था। रैंक 8 और उससे ऊपर के एवोल्व मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई ज्यादातर कई वॉरियर्स के साथ बड़े पैमाने पर होती हैं। फिर यह आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड तो कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। लड़ाई 72 घंटे और उससे भी ज्यादा समय तक चलेगी। परी ने अपनी आंखें खोली और ऋतिक को समझाते हुए कहा। क्या उसे मारने में इतना लंबा समय लगेगा? परी की बात सुनकर ऋतिक ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहा। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि रैंक 6 के ग्रीन वाइन बीस्ट के खिलाफ लड़ना बेहद कठिन था, जिसने पिछली बार कई वॉरियर्स को जान से मार डाला था। फिर यह टॉप रैंक 8 का आइस क्रिस्टल तो उससे भी नहीं ज्यादा डरावना था।
जब मैं 10 साल की थी तब मैं अपने परिवार के साथ रैंक 9 के एवोल्व मॉन्स्टर गोल्डन पेंगोलिन से लड़ने गई था और ये लड़ाई पूरे 1 सप्ताह तक चली थी। परी ने थोड़ा सोचा और ऋतिक से कहा। ऋतिक ने पहले तो बेफिक्री के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन जब उसने परी की बात सुनी तो शौक के मारे उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वेट, तुम कह रही हो कि तुम 10 साल की उम्र में रैंक 9 के एवोल्व मॉन्स्टर को मारने गई थी? ऋतिक ने हैरानी के साथ परी से सवाल किया। रैंक 8 का एवोल्व मॉन्स्टर पहले से ही इतना भयानक था, कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि रैंक 9 का एवोल्व मॉन्स्टर आसानी से एक पल में एक सिटी को तबाह कर सकता था। हाँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते। केवल मेरी फैमिली ने उस मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, मैं केवल उनकी साइड में खड़ी थी और लड़ाई का एक्सपीरियंस ले रही थी, परी ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया। परी की बात सुनकर ऋतिक बस खामोशी के साथ उसकी बातें सुन रहा था। ऋतिक का मन तो कर रहा था कि वो परी को बता दे कि उसके परिवार के सदस्य इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे। भला कोई नन्ही सी जान को लड़ाई में ले जाता था, वो भी एक रैंक 9 के एवोल्व मॉन्स्टर के सामने। सैकड़ों वॉरियर्स के लिए भी रैंक 8 के एवोल्व मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ना पहले से ही बहुत कठिन था, लेकिन परी का परिवार उसे रैंक 9 के खिलाफ लड़ने के लिए ले गया था। ऋतिक अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो लोग कितने पावरफुल होंगे। ऐसा लगता है कि रैंक 8 या उससे ऊपर की रैंक के वॉरियर्स यहाँ पर नहीं आए हैं, ऋतिक ने कहा। परी ने उसकी बातें सुनी और उसकी ओर ऐसे देखने लगी मानो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम रैंक 8 के वॉरियर्स को इतनी आसानी से देख सकते हो? दुनिया में बहुत कम रैंक 8 के वॉरियर्स हैं और ज़्यादातर वॉरियर्स जो रैंक 8 या उससे ऊपर के हैं वो पहले ही ट्रेनिंग के लिए स्पेस या दूसरे ग्रहों पर जा चुके हैं। पृथ्वी पर रैंक 9 या उससे ऊपर की रैंक के बहुत कम एवोल्व मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से अधिकांश अभी गहरी नींद में हैं। जैसे ही परी ने अपनी बात पूरी की, अचानक से जमीन में कंपन होता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा लगा मानो भूकंप आ रहा हो। ऋतिक ने लड़ाई के मैदान को देखा और पाया कि विशाल लेजर तोप के गोलों को आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड की ओर फेंका जा रहा था। सेंट्रल आर्मी फिर से वापस आ गई है। ऋतिक ने उस विशाल लेजर तोप को देखा और सरप्राइज होते हुए कहा। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को लेजर तोप के गोलों से बचते हुए उन वॉरियर्स के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, जिस कारण कई लेजर गोलों ने उस मॉन्स्टर के शरीर पर घाव कर दिया था। उस मॉन्स्टर की आइसी बॉडी पर खून गिरने के कारण पीठ पर काले धब्बे पड़ गए थे। उस मॉन्स्टर्स की आंखें अचानक से लाल हो गई और उसने अपने विंग्स फड़फड़ाए और भयानक ठंडी हवा कास्ट कर दी। उसकी पावरफुल हवा के फोर्स से वह टोर्नेडो बन गया था जो उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जब लेजर तोप के गोले उसे वंडर से जाकर टकराए तो वास्तव में उन्हें वापस खदेड़ दिया गया था। पेंग, लेजर गोले वापस से जमीन पर आकर टकराए जिसके एक पावरफुल ब्लास्ट हो गया। जल्दी करो, वो मॉन्स्टर लगभग हारने वाला है। हमें इसी मौके का फाड़कर उठाकर उस पर जानलेवा हमला करना होगा। जब वॉरियर्स ने उस बवंडर को देखा तो वो डरने की वजह काफ़ी एक्साइटेड नजर आने लगे। इसका कारण ये था कि सभी मॉन्स्टर्स के पास अपनी जान बचाने के लिए एक स्किल होती थी जिन्हें वो अपनी मौत के निकट आने पर इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा लग रहा था कि वो आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड अपनी एनर्जी का आखिरी हिस्सा खींच रहा था। क्या अब हमें कुछ करना चाहिए? ऋतिक को एहसास हुआ कि आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड थोड़ा थक गया था और उसने परी से सवाल किया। उसका मानना था कि आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड जल्द ही जमीन गिर जाएगा और सभी वॉरियर पूरी रात लड़े थे, इसलिए वो सभी फिलहाल कमज़ोर होंगे। अगर वो दोनों अभी रिएक्ट करेंगे तो यह उनके पास सबसे वेस्ट मौका होगा। एपिसोड 139 किलिंग आइस क्रिस्टल व्हाइट बर्ड। ऋतिक का मानना था कि आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड जल्द ही जमीन गिर जाएगा और सभी वॉरियर पूरी रात लड़े थे, इसलिए वो सभी फिलहाल कमज़ोर होंगे। अगर वो दोनों अभी रिएक्ट करेंगे तो यह उनके पास सबसे वेस्ट मौका होगा। अभी नहीं, लड़ाई तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, परी ने अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक से कहा। अभी स्टार्ट हुई है मतलब? परी की बात सुनकर ऋतिक दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परी की बातें का क्या मतलब था। फिर उसने तुरंत फाइट के मैदान की ओर देखा। आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड की आंखें लाल रंग की थीं मानो वो पागल हो गई हो और वो केवल अपने चारों ओर मौजूद ववंडर पर भरोसा कर रही थी जो हमलों को उस पर लगने से रोक रहा था। पेंग, उसके तेज पंजों के असर से जमीन पर कई घाटियां बन गई थी। वो पूरी जगह कई देशों के बीच में होते वर्ल्ड वार की तरह नजर आ रही थी। मरो नन्ही चिड़िया जाहिर तौर पर वॉरियर्स मैच में काफ़ी तल्लीन थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमला करना जारी रखा। सेंट्रल आर्मी के सोल्जर्स अपने यूनिक हथियार लेकर आगे बढ़ने लगे। समय के साथ और भी ज़्यादा विस्फोट और लड़ाई की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। लड़ाई एक दिन, 2 दिन से लेकर तीसरे दिन की सुबह तक जारी रही, जहां वो वॉरियर्स केवल लड़ते रहे थे। उन 2 दिनों में बहुत सारे रैंक 6 के वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन फिर भी वो लोग बिना पीछे हटे डटकर उस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड का सामना कर रहे थे। अगले ही पल वॉरियर्स एक साथ ग्रुप में आगे आए और एक साथ उस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड पर हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर कई घाव आ गए। अगले ही पल वो आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर नजर आने लगी थी।
यही सही समय है। जो वॉरियर्स काफ़ी दिनों से इसी मौके की तलाश में थे वो तुरंत अपनी जगह से बाहर निकल आए। उसके बाद वो सभी तेज़ी से उस आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड की ओर जाने लगे। चलो परी ने भी मौके को भांप लिया था, इसलिए उसने बिल्डिंग पर से नीचे छलांग लगाते हुए ऋतिक से कहा। ऋतिक ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे विंडो से 15 मंजिला नीचे कूद गया। ऋतिक ने अपने आप को ज़्यादा ट्रेन नहीं किया था और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हवा में मौजूद एनर्जी को ओवरसर्व करने के लिए अपनी ध्यान तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो इस समय अपनी सबसे पावरफुल सिचुएशन में था। दोनों लोग तेज़ी से उस बिल्डिंग से बाहर निकले और आगे बढ़ने लगे। हमला पूरा करो और जान से मार डालो, दो तरफा विशाल कुल्हाड़ी वाले स्ट्रॉन्ग वॉरियर ने आदेश देते हुए सभी से कहा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। बस थोड़ा और फिर हम उस आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड को जान से मार देंगे। उस समय उसका ऑर्डर सुनने वाले सभी वॉरियर्स ने अपने दांत भींच लिए और घायल आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड की ओर फिर से अपने पावरफुल एस्के का इस्तेमाल किया। आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड में अब पलटवार करने की ताकत नहीं बची थी और उन वॉरियर्स के हमलों के कारण खून बारिश की तरह उसके शरीर से बह रहा था। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। वूम! अगले ही पल उसका पूरा विशाल शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे एक तेज की आवाज़ गूंजने लगी। वो आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड जमीन पर पड़ी हुई थी। 3 दिन और 3 रातों की घमासान लड़ाई के बाद आखिरकार वॉरियर्स ने उस टॉप रैंक 8 के आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड को हरा दिया था। उसका विशाल शरीर मोशनलेस होकर जमीन कर पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह पूरी तरह से मर चुका था। यह मर गया, दो तरफा विशाल कुल्हाड़ी वाले आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसके बाद वो तुरंत उस मॉन्स्टर की ओर जाने लगा। हम सब इसके जीन क्रिस्टल को आपस में इक्वल डिवाइड करेंगे, कोई भी इसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा, उस आदमी ने सभी से कहा। लेकिन जैसा कि कहा जाता था, लोग पैसों के लिए मरते थे और पक्षी भोजन के लिए। हालांकि उन लोगों ने डील की थी कि वो उस मॉन्स्टर को जान से मारने के बाद उसके जीन क्रिस्टल को बराबर बांटेंगे। लेकिन ऐसा कौन नहीं था जो उस जीन क्रिस्टल को हथियाना नहीं चाहता था? ये तो इंसान का स्वभाव होता था। आसपास के वॉरियर्स सस्पिशियस नजर आ रहे थे और उनकी नज़रें दो तरफा विशाल कुल्हाड़ी पकड़े आदमी और आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड की लाश पर टिकी थीं। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर घूरा और अगले ही पल उनकी निगाहें अजीब हो गई। वो जगह एकदम से असामान्य रूप से शांत लग रहा था। भाड़ में जाओ! लड़ाई की कमान संभालने वाला वो आदमी जब उस आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड की ओर जा रहा था, तब एक वॉरियर से रहा नहीं गया और उसने पीछे से उस आदमी पर वार कर दिया। मरो! दो तरफा कुल्हाड़ी पकड़ने वाले आदमी को पहले से ही इसके होने की उम्मीद थी। इस समय उसका शरीर अचानक से मुड़ गया और अपनी भयानक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर को आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया। अगले ही पल उस वॉरियर के खून की छींटें उसके मुंह पर आ गई। मैंने कहा कि यह सब हमारा है, तुम लोगों को किस बात की चिंता है? उस आदमी ने अपनी आस्तीन से अपने चेहरे का खून पोंछा और ठंडे स्वर में सभी से कहा। उसका चेहरा अब बहुत भयानक लग रहा था, बिल्कुल नरक से आए किसी राक्षस की तरह। आसपास के कुछ लोग जो अभी भी कोई कदम उठाना चाहते थे, वो तुरंत झिझकने लगे। वे सभी जानते थे कि दो तरफा कुल्हाड़ी वाला यह आदमी रैंक 7 का वॉरियर था और कुछ समय के लिए उनमें से किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो। पहले मेरे साथ मिलकर इसके शरीर से जीन क्रिस्टल निकालने में मदद करो, उसके बाद हम सब इसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे। उस आदमी ने इस समय गंभीर रूप से कहा और फिर आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड की लाश के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी कुल्हाड़ी से बड़ी मात्रा में सोर्स एनर्जी इकट्ठी हो रही थी, जो काफ़ी भयानक लग रही थी। अगले ही पल उसने सीधे आइस क्रिस्टल वर्ड के सिर पर वार कर दिया। वूम! एक बड़े विस्फोट की आवाज़ के साथ इस समय उसके सिर को कवर करने वाले आइस के क्रिस्टल जैसे दिखने वाले सभी विंग्स टूट गए थे। ये टूटे हुए बर्फ के टुकड़े जैसा था। बैंग बैंग बैंग! उसने अभी हमला करना बंद नहीं किया था। इस समय उसने दोनों हाथों में दो तरफा कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और अभी भी आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड के सिर पर बेताबी से वार कर रहा था। लेकिन ऐसा करने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी। वो आसानी से उस आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड के शरीर को भेद पाने में कामयाब हो रहा था। जो तोप के गोले भी उसकी स्किन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, वो अब कुल्हाड़ी के वार से धूमिल हो रही थी। आफ्टर ऑल, यह आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड अब मर चुकी थी और उसका शरीर उतना कठोर नहीं था जितना पहले हुआ करता था। उस आदमी का आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का सिर चीरने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इस समय उस मॉन्स्टर के सिर की दरार से एक सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी मानो किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया हो। जीन क्रिस्टल, एक जीन रैंक 8 का जीन क्रिस्टल। वो जीन क्रिस्टल नॉर्मल जीन क्रिस्टल से आग था। वो काफ़ी तेज रोशनी छोड़ सकता था। इस समय आसपास के उन वॉरियर्स की आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। लेजर तोप रेडी करो फायर! इस समय वहां से कुछ ही दूरी पर वहां पहले से ही काफ़ी संख्या में लेजर तोपें मौजूद थीं, जिनका निशाना वहां का एरिया था और तुरंत फायरिंग स्टार्ट हो गई। बूम बूम!
आसपास से आ रही तेज आवाज के साथ लेजर तोप सीधे उन लोगों की ओर चली गई। लेजर तोप बहुत डरावनी थी, वो सीधे आसपास की बिल्डिंग्स में घुस गई, जिससे उनके बड़े बड़े होल्स हो गए। वहां पर कुछ वॉरियर्स गलती से विशाल लेजर तोप की चपेट में आ गए और उन्होंने एक स्कम तक नहीं छोड़ा। वो वॉरियर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जो उस जीन क्रिस्टल को छीनने के लिए मौके की तलाश में इंतजार कर रहे थे। ओशित सेंट्रल आर्मी इसे हासिल करना चाहती है। कुछ वॉरियर्स इस समय अपने सदमे में थे। यह मेरा है, दो तरफा कुल्हाड़ी वाले आदमी ने चमकीले क्रिस्टल को देखा और उसकी आंखें लालच से भर गई। जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर और क्रिस्टल को बाहर निकालने वाला था, आसपास के एरिया से एक ठंडी रोशनी चमकी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उसके हाथ से खून की धार फूट पड़ी। उसका पूरा हाथ बड़े खंजर से काट दिया गया था। असहनीय दर्द के कारण उस आदमी की चीख निकल गई। ये जीन क्रिस्टल मेरा है, वो आदमी जिसने अभी अभी उसका हाथ काटा था भयानक चेहरे के साथ दहाड़ने लगा। रैंक 8 का जीन क्रिस्टल काफी अट्रैक्टिव था और वो लोग अब शांत नहीं रह सकते थे। उनमें से हर कोई इसे अपने लिए चाहता था। भाड़ में जाओ, दो तरफा कुल्हाड़ी पकड़े हुए आदमी चिल्लाया। आफ्टर ऑल वो एक रैंक 7 का वॉरियर था। इस समय वो जल्दी से संभल गया। उसने अपने हाथ में दो तरफा कुल्हाड़ी पकड़ ली और उस आदमी के शरीर पर वार कर दिया। वह आदमी वापस लड़ने के लिए अपनी सेवा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दो तरफा कुल्हाड़ी पकड़ने वाले आदमी के पास इतनी पावरफुल ताकत होगी। उसकी सेवा को उसकी दो तरफा कुल्हाड़ी से सीधे काट दिया गया और उसका सिर आधे पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ लाल और सफ़ेद चीज़ें एक पल में बाहर छलक गई। हाँ, मेरे जीन क्रिस्टल को छीनने की हिम्मत की, तुम्हारा यही अंजाम होना था, उस आदमी ने अपनी भयानक हंसी में हंसते हुए कहा। हर कोई फिलहाल जीन क्रिस्टल को छीनने के बारे में सोच रहा था। पूरा दृश्य अस्त व्यस्त था। इस समय सेंट्रल सोल्जर और अंधेरे में छिपे वॉरियर्स सभी बाहर आ गए थे। जब वो लोग आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड के खिलाफ लड़ रहे थे, तब से भी ज़्यादा भयानक आवाज़ों इस समय वहां पर गूंज रही थी। हर जगह वॉरियर्स हर तरह को स्किल्स का शो ऑफ कर रहे थे और समय समय पर कुछ लेजर तोपें भी दागी जा रही थीं। ओह माय गॉड, ऋतिक और परी सबसे पहले उस जीन क्रिस्टल जब्त करने के लिए वहां पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन वहां की सिचुएशन देखकर उन दोनों ने यह आइडिया त्याग दिया। वो लोन रैंक 6 और उससे ऊपर के वॉरियर से घिरे हुए थे। वो उस लेवल की लड़ाई में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते थे। इस समय उन दोनों ने पास की एक बिल्डिंग्स के अंदर शेल्टर लिया और ध्यान से उस लड़ाई को ओवरसर्व करने के लिए विंडो पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड के सिर से एक जीन क्रिस्टल देखा जो एक बच्चे की हथेली के आकार का था। ये देखकर ऋतिक काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो जीन क्रिस्टल वाइट क्रिस्टल के एक टुकड़े की तरह नजर आ रहा था जो चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उसका साइज नुकीले किनारों और कोनों के साथ पॉलिश किए गए डायमंड की तरह था। वहां पर एनर्जी का उतार चढ़ाव बहुत तेज था। उनका मानना था कि जब तक कोई इंसान उस जीन क्रिस्टल की एनर्जी को अपने अंदर ओवरसर्व कर लेगा, वो एक हाई रैंक के वॉरियर को और भी कहीं ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए काफी होगा। एपिसोड 140 स्फेरिकल एंडर। अब क्या करें? क्या अब हमें उस जीन क्रिस्टल को हथियाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए? ऋतिक ने अपने सामने के नज़ारे को ओवरसर्व करते हुए परी से सवाल की। अब वहां अफरा तफरी मच गई थी। चारों ओर घमासान मारा मारी हो रही थी। वॉक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हर कोई उस तरफ करीब जाना चाहता था और उस जीन क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था। लेकिन जब कोई उस जीन क्रिस्टल को छूने ही वाला होता था तो दूसरे वॉरियर्स उसे जान से मार डालते थे। सेंट्रल आर्मी के जवान भी अपनी भयानक लेजर गन से वहां पागलों की तरह गोलीबारी कर रहे थे। लेजर बीम और भयानक स्किल्स से पूरी जमीन को बर्बाद कर दिया गया था। तैयार हो जाओ। जब अर्नव ने उस नज़ारे को देखा तो उसने अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहा। तभी उसने अपने हाथ में एक जीन सी वॉर्मअप जैसी कोई चीज़ बाहर निकाली। ये चीज़ क्या है? अर्नव और सेंटोन को फॉलो करने वाले लोगों ने जब उस चीज़ को देखा तो उन्होंने सरप्राइज होते हुए उससे सवाल किया। यह एक पैरालाइजिंग स्मोक वोव है। 3 सेकंड के भीतर इससे निकलने वाली स्मोक पूरे एरिया को कवर कर लेगी और स्मोक के असर में आने वाले लोग पैरालाइज हो जाएंगे। इतना कहकर अर्नव ने कुछ पलों का पॉज लिया। हालांकि यह हाई रैंक के वॉरियर्स के लिए उतना यूजफुल साबित नहीं होगा, लेकिन यह उन्हें कुछ देर के लिए तो रोक ही सकता है। अर्नव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अर्नव ने उस वोमव को सीधे उन वॉरियर्स की ओर फेंक दिया। भाड़ में जाओ। चारों ओर हाई रैंक के वॉरियर्स मौजूद थे। जब उनकी नज़र अपनी ओर आते उस बॉम्ब पर पड़ी तो उन लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो तुरंत उस बॉम्ब को किक करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बॉम्ब हवा में होते ही उनके करीब आने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ ही देर में पूरे एरिया में घनी सफ़ेद स्मोक का गुबार फैल गया। अगले ही पल बड़ी मात्रा में वाइट स्मोक आसपास के पूरे एरिया में छा गया और सभी वॉरियर्स को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब चलो यहाँ से। जब परी ने वो नज़ारा देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक हैं। ऐसे में हमें कुछ भी सही से नज़र नहीं आएगा।
क्या तुम्हें लगता है कि हम उस जीन क्रिस्टल तक पहुंच पाएंगे? ऋतिक ने उस स्मोक की ओर इशारे करते हुए परी से सवाल किया। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा और उस जीन क्रिस्टल को हासिल करना होगा, वरना तुम्हारे अंदर जो रेड लॉर्ड्स की आग है वो तुम्हें किसी दिन जलाकर भस्म कर देगी। परी ने ऋतिक की ओर नजरें करते हुए उससे कहा, आग से खेलने का तो अल्हावत खानदान का शौक रहा है, ऐसी कोई आग नहीं जिसे हमने ठंडा ना किया हो। ऋतिक ने हंसते हुए परी से कहा और उसके चेहरे को देखने लगा। तो आओ, तुम्हें यही जिंदा जला दूं, फिर नर्क में जाकर वहां की आग का भी मजा लेना। परी ने उसे घूरते हुए कहा। रहने दो, तुम्हारे हाथ जाएंगे, चलो अब इस तरफ फोकस करते हैं, ऋतिक ने खान हुए परी से कहा। ओके। जैसे ही उसने ऐसा कहा परी तुरंत विंडो से नीचे कूद गई। ऋतिक ने भी इस समय कोई संकोच नहीं किया और दोनों के दोनों उस वाइट स्मोक के अंदर चले गए। हालांकि वाइट स्मोक उनके देखने की क्षमता को कम कर रहा था, फिर भी वो उस एरिया तक जा सकते थे जहां वो जीन क्रिस्टल मौजूद था। परी की स्पीड अपने चरम पर पहुंच गई थी और वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही कुछ वॉरियर्स ने उस वाइट स्मोक को अपने अंदर लिया, उन्हें लगा मानो उनका शरीर अचानक से जम गया हो। उस छोटे से सेकंड में ऋतिक पहले ही आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड की लाश के पास पहुंच चुका था। इस समय ऋतिक का शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। रैंक 8 का जीन क्रिस्टल। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे लगा मानो उसने किसी अंडाकार साइज के आइटम को छू लिया हो। चलो अब जल्दी से। तभी परी की आवाज़ ऋतिक के कानों में सुनाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने उस चीज़ को अपने बैकपैक में डाल दिया और फिर बदहवास होकर बाहर भागने लगा। ऋतिक ने इस समय अपनी फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और भागते हुए उसकी स्पीड अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो एक रैंक 8 का जीन क्रिस्टल था, यहाँ तक कि रैंक 7 के वॉरियर भी उस चीज़ लिए घमासान लड़ाई कर रहे थे। वहाँ पर सभी वॉरियर रैंक 6 से ऊपर के थे। अगर वो वॉरियर कोई भी चाल चलते तो ऋतिक के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती। भाड़ में जाओ। इस समय एक वॉरियर ने एक तेज सेवर से वार किया और तुरंत उसके चारों ओर एक हिंसक तेज हवा नजर आने लगी जो घने स्मोक को उड़ा रही थी। वहीं दूसरी ओर अर्नव हैरानी भरी निगाहों से उस आइस क्रिस्टल व्हाइट बर्ड के शरीर को देख रहा था। उसके सिर पर मौजूद जीन क्रिस्टल अब वहां से गायब हो गया था। ये कैसे हो सकता है? इस तरह के घने स्मोक में किसी के लिए भी जीन क्रिस्टल को इतनी सटीकता से हासिल करना असंभव था और अभी केवल कुछ सेकंड ही बीते थे। अर्नव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और देखने के लिए पीछे मुड़ा, तभी उसे दूर दो आकृतियां भागती हुई नजर आई। ये काले और सफ़ेद लड़ाकू सूट पहने दो वॉरियर्स थे। वहां पर उनका पीछा करो। इस समय बाकी के वॉरियर्स अपने होश में आए और तुरंत उन दोनों परछाइयों का पीछा करने लगे। ऋतिक परी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो एक नज़र देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पीछे से बहुत सारे वॉरियर उनका पीछा कर रहे थे। उनकी स्पीड बहुत फास्ट है। वो नज़ारा देखकर ऋतिक की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पहले से ही फ्यूरी स्किल का यूज़ कर रहा था और इस सिचुएशन में उसकी स्पीड पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उन वॉरियर्स की स्पीड और भी ज़्यादा भयानक होगी। वो वास्तव में रैंक 6 और उससे ऊपर के वॉरियर्स थे। वो लोग बिल्कुल ही अलग लेवल पर थे। परी को भी इस चीज़ का आभास हो गया था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। थोड़ा आगे जाने पर परी ने अपनी जेब से कोई चीज़ बाहर निकाली और उसे उन वॉरियर्स की ओर फेंक दिया। उसी समय उसने ऋतिक का हाथ खींच लिया और इससे पहले कि ऋतिक को रिएक्ट करने का समय मिलता, वो किनारे पर एक निश्चित स्थान पर कूद गए। बूम! जब वो नीचे गिरे तो ऋतिक अपने चारों ओर नजरें घुमाने लगा। वहां चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन जल्द ही ऋतिक ने उस एटमॉस्फियर को अपना लिया और पाया कि यह एक नाला था। चारों ओर बहुत तेज गंध आ रही थी। काफी समय से पानी न आने के कारण नाला सूख गया था। परी ने ऋतिक की ओर देखा और उसे तेजी से आगे बढ़ने का इशारा किया। ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस अंधेरे माहौल में तेजी से आगे भागने लगा। ओह शिट! जो वॉरियर ऋतिक और परी का पीछा करना चाहते थे, उनके आसपास इस समय काली मिस्ट उड़ रही थी। उन्हें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नज़र अपने सामने की ओर गई जहां उन्होंने पाया कि एक हल्की लाल गैस निकल रही थी। इस समय बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज और एवोल्व मॉन्स्टर लाल गैस से एक्ट्रेस होकर उनकी ओर ही आ रहे थे। उन ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स को तेजी से अपनी ओर आता देखकर उन वॉरियर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। यंग मास्टर, अब हम क्या करें? सेंटोन ने काली मिस्ट से बाहर आते हुए अर्नव से सवाल किया। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल आर्मी के कुछ लोग पहले से ही आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड की लाश को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि जीन क्रिस्टल गायब हो गया था, लेकिन उस आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड का शरीर एक बहुत ही कीमती मटेरियल था। वो लोग भाग गए। जब अर्नव ने देखा कि सेंटोन और बाकी के लोग खाली हाथ वापस आ गए तो उसे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास अभी भी एक चांस है। अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ अर्नव ने कहा।
फिर उसने एक जीन स्फीयर के साइज की मशीन बाहर निकाली और उसने उस पर एक जगह प्रेस कर दिया। जब बाकी लोगों ने उस मशीन को देखा तो वो लोग काफ़ी सरप्राइज नजर आ रहे थे। मशीन पर रडार की तरह एक स्क्रीन नजर आ रही थी। रडार पर एक रेड पॉइंट नजर आ रहा था जो लगातार मूव कर रहा था। यह मशीन पास के एरिया के चारों ओर जीन क्रिस्टल का पता लगा सकती हैं। अर्नव ने स्माइल करते हुए कहा, यदि जीन क्रिस्टल इवोल्व मॉन्स्टर के शरीर में होगा तो उस तरह की एनर्जी के उतार चढ़ाव को अलग कर दिया जाएगा और यह चीज़ उस जीन क्रिस्टल का पता लगाने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी इंसान के पास कोई जीन क्रिएटेल होगा तो यह मशीन उसे आसानी से ट्रैक कर सकती थी। बाकी लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि अर्नव के पास जीन क्रिस्टल की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए इस तरह की मशीन होगी। इस समय स्क्रीन पर बहुत सारे स्मॉल रेड पॉइंट नजर आ रहे थे, लेकिन अर्नव का ध्यान केवल उस रेड पॉइंट पर था जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह चमकीला पॉइंट रैंक 8 का जीन क्रिस्टल था। अब चलो जल्दी से, अर्नव ने एक गहरी सांस ली और मशीन में नजर आ रहे उस रेड पॉइंट की दिशा में तेजी से भागने लगा। ऋतिक और परी ने इस समय नाले में अपनी सांसें रोक कर रखी थीं। वो दोनों अभी अभी भाग रहे थे और नहीं जानते थे कि वे दोनों कितनी देर से भाग रहे थे। आसपास का एरिया अजीब सी स्मेल से भरा हुआ था जिससे ऋतिक को थोड़ा बेकार फील हो रहा था। वहाँ चारों ओर उन दोनों के कदमों की आवाज़ें गूंज रही थी। अभी तुमने क्या फेंका था? ऋतिक को याद आया कि जब वो भाग रहे थे तब परी ने अचानक से उन वॉरियर्स किनार कुछ फेंका था। वो चीज़ एक स्मोक निकालती हैं जो उन्हें वोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज को और भी ज़्यादा हिंसक बना देती हैं। परी ने हल्के से कहा। ये पता चलते ही कि आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का काम तमाम हो गया था। जो इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज उस एरिया से बाहर भाग गए थे उन्होंने वापस लौटना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही उस चीज़ ने जो परी ने बाहर फेंकी थी उसने उन इवोल्व मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। इस तरह उन वॉरियर्स के लिए उन्हें तलाशना काफ़ी कठिन होगा। लेकिन किस्मत से मुझे रैंक 8 का जीन क्रिस्टल मिल गया। ऋतिक अपने पीछे दीवार पर धूल से लथपथ लेटा हुआ था और हौंफ रहा था। फ्यूरी स्किल के साइड इफेक्ट की वजह से ऋतिक का पूरा शरीर थका हुआ लग रहा था। वो वॉरियर्स सच में काफ़ी भयानक थे जो उसकी फ्यूरी स्किल एक्टिवेट होने के बाद भी उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल थे। तुमने जीन क्रिस्टल कब ले लिया? वो तो मेरे पास है। ऋतिक की बातें सुनकर परी का चेहरा थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? परी की बात सुनकर ऋतिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और उसी हैरानी के साथ परी की ओर देखने लगा। ऋतिक के मुंह के अलावा उसके शरीर के बाकी पार्ट्स बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। वो सचमुच काफ़ी थका हुआ था। परी ने तुरंत अपने वेग से एक जीन क्रिस्टल बाहर निकाला। जब उसने उसे बाहर निकाला तो जीन क्रिस्टल की चमक से पूरी जगह हल्की सी चमक उठी। उसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। अगर उसे नुकीले किनारों और कोनों के साथ हीरे की तरह काटा जाता तो यह आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड के शरीर से निकाले गए रैंक 8 के जीन क्रिस्टल की तरह नजर आता। उस चीज़ पर नज़र पड़ते ही ऋतिक शॉक के मारे फ्रीज हो गया। उसे याद था कि उसने भी एक जीन क्रिस्टल को अपने वेग में डाला था। ज़रा मेरा वेग चेक करो। मुझे याद है कि मुझे भी कुछ मिला था जिसे मैंने अपने वेग में डाल दिया था, ऋतिक ने परी से कहा। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो ऋतिक का वेग खोलने लगी। परी ने ऋतिक के वेग से एक स्फीयर साइज की एक चीज़ बाहर निकाली। उस चीज़ को देखकर परी की आंखें चमक उठीं। ये चीज़ क्या है? जब ऋतिक ने देखा कि परी ने उसके वेग से क्या निकाला था तो उसकी आंखें तुरंत हैरानी में बड़ी हो गई। उसने जो निकाला था वो कोई जीन क्रिस्टल नहीं था बल्कि एक अंडा था। वो एक हथेली के आकार का अंडा था। इसका आकार अंडाकार था और सतह बिल्कुल साफ थी। रैंक 8 के आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का अंडा। परी ने ऋतिक की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या इस चीज़ का भी कोई यूज़ है? ऋतिक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। ये पहली बार था जब उसने इवोल्व मॉन्स्टर का अंडा देखा था और वो भी रैंक 8 के आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड का। अगर इसमें से कोई बच्चा निकलता है तो तुम उसे ट्रेन कर सकते हो। परी ने कुछ देर सोचा और कहा। परी की बात सुनकर ऋतिक की आंखें चमक उठीं। अगर उस अंडे में से कोई बच्चा निकला और ऋतिक उसे ट्रेन करता तो ये उसके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। आफ्टर ऑल आइस क्रिस्टल वाइट वर्ड बहुत पावरफुल होती हैं और काफ़ी सुंदर नजर आती हैं। उसके शरीर पर आइस क्रिस्टल के विंग्स लगे हुए होते थे। परी ने अंडे को वापस ऋतिक के वेग में रख दिया, फिर अपनी हथेली में रैंक 8 के क्रिस्टल के साथ ऋतिक की ओर देखा आए कहा, अब पहले इस चीज़ को निकलो। ये सुनकर ऋतिक का मुंह खुला का खुला रह गया। यह एक जीन क्रिस्टल था। अगर उसने इसे निगल लिया या उसके गले में फंस गया तो क्या उसकी मौत नहीं हो जाएगी? लेकिन परी ने ऋतिक को रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने सीधे अपने दाहिने हाथ से ऋतिक का मुंह खोला और रैंक 8 के जीन क्रिस्टल को ऋतिक के मुंह में भर दिया। वो ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका मुंह जम गया हो और उसकी जीभ सुन्न हो गई हो। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।
और ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक भरी स्टोरी सुनने के लिए वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें।